नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का सुबह की संविधान की परिचर्चा में। और रोज़ाना की तरह हम आपके बीच में उपस्थित हैं। सबसे पहले जो लोग आज जुड़ रहे हैं हमारे बीच में, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। सबसे पहले जो लोग आज हमारे बीच में जुड़ रहे हैं उनका स्वागत। और रोहित सिंह लोधी, समर सिंह राजपूत, इंजीनियर शैलेंद्र लोधी, लोधी रवि राजपूत, सचिन राजपूत, हरिओम लोधी राजपूत, धीरज कुमार कासगंज, शिवशंकर राजपूत, शिवम राजपूत, अवनीश नरवरिया, विजेंद्र सिंह जी, निर्मल लोधी एटा से, लोधी रवि राजपूत, गुड मॉर्निंग रवि, श्याम कुमार लोधी, गुड मॉर्निंग अवनीश, हरिओम गुड मॉर्निंग, HR राजपूत, इंजीनियर शैलेंद्र लोधी टूंडला फिरोजाबाद से, गुड मॉर्निंग, ओम प्रकाश सिंगरौल मध्य प्रदेश से, चंद्र प्रताप सिंह स्टूडेंट हैं वो हमारे बीच में हैं, लोधी उर्वेंद्र शीला देवी, डॉक्टर सोमेंद्र कुमार, सुशील लोधी, रामचंद्र वर्मा जी कासगंज से, शिव मोहन सिंह लोधी जी हमारे बीच में पन्ना से, ओम शिव वर्मा कासगंज एटा से, सुशील लोधी गुड मॉर्निंग सुशील, आयुष्मान लोधी, देवेंद्र पटेल, हिमांशु जंघेल दुर्ग से हमारे बीच में, दुर्ग छत्तीसगढ़ से हिमांशु जंघेल, डॉक्टर नारायण पटेल कटनी, RBS लोधी भिंड ग्वालियर, आयुष्मान लोधी क्लास 8 वेरी गुड, अशोक लोधी तिरवा कन्नौज से, देवदत्त राजपूत जी कासगंज से, रामकिशन राजपूत जी नेहा, श्याम कुमार लोधी, यश राजपूत, मनोहर ठाकुर लोधी, शैलेंद्र राजपूत, नमस्कार शैलेंद्र जी, कौशल राजपूत गुड मॉर्निंग, कृष्णा कुमार राजपूत, देवेंद्र पटेल वेरी गुड मॉर्निंग, रेखा राजपूत, हरिशंकर राजपूत किसान, सभी का स्वागत है। मैं उत्तम राजपूत दिव्यापुर से, उत्तम राजपूत हैं जो सिविल सर्विसेज की UPSC की तैयारी कर रहे हैं हमारे बीच में, उनका भी स्वागत है। धीरज राजपूत, चंद्रशेखर राजपूत जिला अध्यक्ष लक्ष्य कासगंज, डॉक्टर मोनू राजपूत, ओम प्रकाश राजपूत जी गुड मॉर्निंग ओम प्रकाश जी, नटवर सिंह LR राजस्थान से, प्रणाम नटवर जी, लोधी यतेंद्र राजपूत जी उपाध्यक्ष लक्ष्य कासगंज से हमारे बीच, NK राजपूत गुड मॉर्निंग यतेंद्र जी, नीरज राजपूत, RBS लोधी जी स्वामी केशवानंद महाराज की जय, कुंवर अखिलेश राजपूत सौरिक से हमारे बीच में, देवदत्त जी गुड मॉर्निंग, सत्येंद्र वर्मा कासगंज से, इंजीनियर कमलेश राजपूत जो हमारे लक्ष्य के स्वयंसेवक हैं, टेक्निकल काम देखते हैं लक्ष्य का, सर्वेश कुमार पेशे से आप शिक्षक हैं, चित्रंजन राजपूत गुड मॉर्निंग चित्रंजन जी। थोड़ा सा बीच बीच में, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होता है 5-6 सेकंड के लिए, और वो पता नहीं क्या टेक्निकल कुछ वजह है। अदरवाइज वैसे नेट है तो वैसे कोई इशू नहीं है, सिर्फ वो थोड़ी देर के लिए होता है। और बाकी और कुछ हमारे बीच में जो नए लोग आए हैं उनका हम स्वागत करते हैं। आशीष लोधी लखनऊ से, गुड मॉर्निंग आशीष, कैसे हो? BS राजपूत साहब हमारे बीच में हैं महाराष्ट्र से। तो आप लगभग 55 लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, 55 लोग हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। नीरज राजपूत सीतापुर से, वेलकम नीरज, सीतापुर से शायद अवधेश जी भी सीतापुर से जुड़ते हैं। पूर्वांचल से कई लोग, अमेठी, रायबरेली और सीतापुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बहराइच, वहाँ से काफ़ी लोग जुड़ते हैं। अब वहाँ भी जो है शिक्षा का प्रसार धीरे धीरे पूर्वांचल में बढ़ रहा है, तो वहाँ के लोगों में भी जागरूकता आ रही है। अमित राजपूत, हरिचरण फौजी साहब, सभी का स्वागत है। चलिए, लोधी आदित्य राजपूत, गुड मॉर्निंग आदित्य, अमित गुड मॉर्निंग, लोधी दिग्विजय सिंह
जमसारा नमस्कार, दिग्विजय शिवशंकर राजपूत लखनऊ से। तो कुल मिलाकर के अब हमारे इस जो लाइव सेशन है, खास करके संविधान की परिचर्चा, इसमें समाज के लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है और उसके अलावा लोगों की रुचि बढ़ी है। तो आप देखेंगे कि अब देश के अलग अलग भागों से अधिक संख्या में लोग जुड़ रहे हैं उसमें, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें पहुंच रही हैं समाज के बीच में। नरेंद्र वर्मा इस समय शाहजहाँपुर से, और सुरेश प्रतिहार गुड मॉर्निंग, धर्मेंद्र सिंह आज़ाद हमारे बीच विशाखापट्टनम से, डॉक्टर विजयपाल जी नमस्कार, आप अलीगढ़ से हैं, कृष्णकांत राजपूत गुड मॉर्निंग, कृष्णकांत मैनपुरी से, दिनेश कुमार राजपूत, इंजीनियर दिनेश राजपूत गाज़ियाबाद से, और डॉक्टर हरीश चंद्रा जी हमारे बीच में हैं आगरा फिरोजाबाद से, पद्मेश लोधी जी हमारे बीच में हैं कासगंज से, शशिकांत राजपूत हमारे बीच ललितपुर से जुड़ चुके हैं। लक्ष्य के बहुत समर्पित स्वयंसेवक हैं ललितपुर में शशिकांत राजपूत जी। तो सभी का नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम लोगों ने अभी सेशन आरंभ नहीं किया है, इस बीच में ही हमारे बीच 70 लोग हो चुके हैं, जबकि आमतौर पर ये संख्या 50 रहती है। तो एक अच्छी जागरूकता समाज में देखने को मिल रही है। संजय राजपूत गुड मॉर्निंग संजय, पंकज राजपूत अमापुर से, सुप्रभात पंकज, दीनदयाल लाला हमारे बीच में भिंड जो है स्वामी केशवानंद जी की पावन भूमि से, दीनदयाल के घर भी हमें जाने का अवसर मिला, दीनदयाल ने खाना खिलाया था। जितेंद्र कुमार लोधी जी गुड मॉर्निंग, पूरन सिंह पटेल साहब लक्ष्य के राष्ट्रीय महामंत्री हमारे बीच जुड़ चुके हैं, और मुकेश लोधी एडवोकेट करमरा ललितपुर से हमारे बीच में हैं। यश प्रताप सिंह गुड मॉर्निंग यश, बंटी लोधी वर्मा, बंटी वर्मा हमारे विद्यार्थी हैं यूपीएससी के, लोधी लाला भैया सिंह पन्ना से हमारे बीच में, अनूप नरवरिया ग्वालियर भिंड से, मुकेश लोधी, पूनम राजपूत, शिवम राजपूत फरुखाबाद से। तो आज मुझे लगता है काफ़ी लोगों की, शायद रविवार है इस कारण से भी आज लोग ज़्यादा फ्री हैं। तो 73 लोग अब तक जुड़ चुके हैं। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए, उमा विश्वजीत लोधी हमारी लक्ष्य की समर्पित स्वयंसेविका हैं। आपने अपने घर पर माणे की बहुत अच्छी दावत हम लोगों को खिलाई थी जब स्वामी जी की मूर्ति का अनावरण हुआ था। आपका इस चर्चा में स्वागत है। दिनेश श्वेता सिंह लोधी हमारे बीच में हैं। आप आज तक इंडिया टुडे ग्रुप में पत्रकार हैं, टेक्निकल कार्य देखते हैं आप इंडिया टुडे में। यश प्रताप सिंह जी, और चलिए सभी लोगों का स्वागत है। और आज की परिचर्चा को अब आरंभ करते हैं औपचारिक रूप से। सभी लोग जुड़ चुके हैं, और तो आज हम विचार रखेंगे भारत के एक महान विचारक, महान दार्शनिक का, एक बहुत बड़े विचारक, बहुत बड़े महान दार्शनिक का, दुर्गेश राजपूत और आर के राज, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, आपका भी स्वागत है। तो आज मेरा जो विचार है, पहले आप गैस करना ये विचार किसका है। मैंने कहा कि बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी, और भारत को दुनिया भर में उन्होंने स्थापित किया था, दुनिया भर में अपने ज्ञान का डंका बजवाया था। ऐसे विचारक का विचार हम लोग आज रखेंगे आपके बीच में। मैं पहले विचार रखूँगा और आप लोग गैस करना कि ये विचार किसका हो सकता है। शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आए। विचार है, तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता। हमारे जो महान दार्शनिक थे, विचारक थे, उन्होंने कहा है कि तुम्हें, यश प्रताप ने पहले ही समझ लिया यश प्रताप ने कहा, ये स्वामी विवेकानंद का विचार है, तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। सत्येंद्र वर्मा, यश प्रताप जी, जोगेंद्र जी, तो स्वामी विवेकानंद का विचार है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और आप लोग तो बहुत ज्ञानी हो चुके हैं, अब आप चीज़ों को समझना आरंभ कर चुके हैं कि हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। श्री राम जी नरोरा से और अमरचंद जी, आपका भी स्वागत है। और आज देखिए, आज मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि अब इस पर चर्चा में जो आमतौर पर 50 लोग रहते थे, आज ये संख्या बढ़ करके अभी मुझे 83 दिखाई दे रही है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है कि कम से कम समाज के प्रति शिक्षा जैसी मुहिम में जागरूकता, जिज्ञासा आपने पैदा की है। और जो हम पाखंडी अंधविश्वासी युग में जी रहे थे, उस युग से बाहर निकल करके समाज को एक नई रोशनी, नई दिशा दिखाने का कार्य आप लोगों के माध्यम से हो रहा है। उसके लिए आप सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। तो विवेकानंद का विचार ये था कि तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, तुम्हें कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। एक तरीके से स्वामी विवेकानंद मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों पर विश्वास करते थे। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि कोई व्यक्ति छोटा नहीं है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है, कोई बहुत ज्ञानी नहीं है, कोई बहुत अज्ञानी नहीं है।
उनका ये कहना था कि आपको कोई दूसरा नहीं पढ़ा सकता, आपको कोई दूसरा व्यक्ति सिखा नहीं सकता, आप जो कुछ सीखोगे आप अपने आप सीखोगे, और आपकी जो अंतरात्मा है वो आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन लेता है, उससे बढ़िया टीचर उसके लिए दुनिया में कोई नहीं मिल सकता। इंग्लिश में कोट इस तरीके से है, यू हैव टू ग्रो फ्रॉम द इनसाइड आउट, यू हैव टू ग्रो फ्रॉम द इनसाइड आउट, नन कैन टीच यू, नन कैन मेक यू स्पिरिचुअल। मेहरलाल राजपूत जी राठ की पावन भूमि से हमारे बीच में हैं। मेहरलाल जी सरीला से, गुड मॉर्निंग। स्वामी जय स्वामी जी, एडवोकेट सुमेर राजपूत, ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। नरेश कुमार लोधी। तो स्वामी विवेकानंद का जो सबसे बड़ा कार्य है, आप जानते होंगे कि शिकागो में जो विश्व धर्म संसद हुआ था उसमें उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, और उन्होंने भारतीय जो ज्ञान और दार्शनिक परंपरा है उसको पूरे विश्व में स्थापित किया था स्वामी विवेकानंद ने। और बहुत कम उम्र, आई थिंक 37 ईयर के आसपास की उम्र में ही उनका देहांत हो गया था। वो वेदांत जितने बड़े कोई बात नहीं, अभी सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है राम सिंह लोधी जी, अभी हमारा सेशन जस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो कोई लेट नहीं है, हम लोग सही समय पर हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू हैव टू ग्रो फ्रॉम द इनसाइड आउट, नन कैन टीच यू, none can make you spiritual, there is no other teacher but your own soul। जो आपकी खुद की आत्मा है उससे बड़ा आपका कोई शिक्षक नहीं है। तो आज हमने दार्शनिक शिरोमणि, ज्ञान की प्रतिमूर्ति स्वामी विवेकानंद, जिनको युवाओं का आदर्श कहा जाता है, और 12 जनवरी को उनका जन्मदिवस होता है जिसे भारत में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो विचार हमने आपके बीच में रखा। और अब हम लोग अपने संविधान की इस कथा पर आएंगे। पुरानी जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं वो संभवतः आप सभी को याद रहेंगी, और हम लोग सिर्फ यही प्रयास कर सकते हैं। BS राजपूत साहब ने करेक्ट किया है कि 39 वर्ष की उम्र में उनका देहावसान हो गया था। तो आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो संविधान के अनुच्छेद 100 तक हमने चर्चा की थी, आर्टिकल 100। RS नरवरिया साहब गुड मॉर्निंग। तो आर्टिकल 100 तक हमने चर्चा की थी, और अब तक जो महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग कर चुके हैं वो मैं एक बार आपके सामने रिवाइज करता हूं। हमने सबसे पहले भारत के संविधान की चर्चा की थी, हमने सबसे पहले भारत के संविधान की चर्चा की थी कि संविधान क्या है और उस संविधान में हमारे लिए क्या क्या है। शुरुआत हमने की थी भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल से, और मैंने सभी लोगों से यह निवेदन किया था कि सभी लोग थोड़ा समय लगा के इस प्रस्तावना को याद कर लें। तो वो प्रीएम्बल हम लोगों ने पढ़ी। उसके बाद हमने देखा कि संविधान में जो अलग अलग 22 भाग हैं उनकी चर्चा हमने एक एक करके आरंभ की। शुरुआत में हमने भाग 1 की चर्चा की जिसमें भारत की परिभाषा थी। उसके बाद हमने भाग 2 की चर्चा की जिसमें नागरिकता के संबंध में प्रावधान थे। उसके बाद हमने भाग 3 की चर्चा की जो सबसे महत्वपूर्ण भाग था संविधान का, मौलिक अधिकार। उसके बाद हमने भाग 4 की बात की जिसमें राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत थे और उसी में हमारे मौलिक कर्तव्य थे। और उसके बाद हमने भाग 5 आरंभ किया था जिसमें हमने सबसे पहले कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा की। उसके बाद कार्यों का संचालन की बात हमने की थी। उसके बाद हमने संसद में दोनों सदन, राज्यसभा, लोकसभा और इन सब की चर्चा की थी, सदस्यों की चर्चा की थी। तो कुल मिलाकर के एक रिदम, एक फ्लो, एक कंटिन्यूटी के साथ सिस्टमेटिक तरीके से हम लोगों ने संविधान की अब तक चर्चा की। और अब तक हम लोगों ने संविधान के 100 अनुच्छेद हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मैं आप सभी लोगों से सिर्फ ये उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को एक तो प्रस्तावना मालूम होना चाहिए और एक फंडामेंटल राइट्स मालूम होना चाहिए। 2 चीज़ें आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। और फंडामेंटल ड्यूटीज, संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये 3 चीज़ें तो आप याद कर लीजिए, ज़्यादा नहीं है। 11 मौलिक कर्तव्य हैं छोटे छोटे, 15-16 हमारे मौलिक अधिकार हैं और छोटी सी एक प्रस्तावना है। ये तो आप याद कर लीजिए। बाकी आपको आर्टिकल याद हो या ना हो, लेकिन आप ये प्रयास जरूर करिए कि राष्ट्रपति जो होता है उसके संबंध में प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजरल चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डालेगा, राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, कैसे कार्य करता है, लोकसभा और राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, कैसे चुन के आते हैं। ये जो मूल बेसिक चीज़ें हैं, बहुत टेक्निकल चीज़ें आप नहीं, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें और अंदर की जो सारी चीज़ें हैं वो विद्यार्थियों के काम की होती हैं, जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स वगैरह की।
उन लोगों के लिए होती हैं, लेकिन जो सामान्य लोग होते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे देश का सबसे बड़ा अधिकारी राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ऐसे बनता है, संसद हम इसे बोलते हैं, संसद में ये दोनों सदन होते हैं, उनकी संसद की कार्रवाई ऐसे चलती है। ये सारी चीज़ों की जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। इस बीच में लवकेश कुमार लोधी सतना से और लक्ष्य के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष CL पथरिया साहब हमारे बीच में जुड़ चुके हैं गुजरात से, और इंजीनियर प्रवीण राजपूत। तो आप तीनों महानुभावों का भी इस पर चर्चा में स्वागत है। तो जैसा कि हमने कहा, पहले संविधान में हम लोगों को जो बेसिक बातें हैं वो पता होनी चाहिए, और ये ज़रूरी नहीं है किसी व्यक्ति को कि उसको सारे आर्टिकल आते हों। हम लोगों को सारे अनुच्छेद याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन सारे अनुच्छेदों में जो बातें कही गई हैं उन बातों का हम लोगों को रस मालूम होना चाहिए, सार। जैसे आप कोई कथा सुनते हैं तो कथा में आपको सब कुछ नहीं पता होता। जैसे आप लोग टीवी पर सीरियल देखते होंगे या मूवी देखते होंगे, तो उन फिल्मों में, उन सीरियल में जो पात्र होते हैं, जो अभिनय करते हैं, उसके एक एक डायलॉग आपको याद नहीं होते। सपोज अगर आपने कोई फिल्म देखी तो फिल्म में हीरो ने कितने डायलॉग बोले हैं, आपको सारे डायलॉग याद नहीं होंगे, लेकिन फिर भी फिल्म की एक मोटी मोटी कहानी आपको पता होती है कि ये इस थीम पर बेस्ड थी और इसमें ये सारी घटनाएं घटित हुई। इतना हम लोगों को संविधान के बारे में भी पता होना चाहिए। वैसे तो मेरा ये कहना है कि जितना ज़्यादा आपको पता है उतना ही आप इस देश के जागरूक नागरिक हैं। आपको किसी विषय में कम ज़्यादा आता है चलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपको जानकारी होनी चाहिए तो भारत के संविधान की होनी चाहिए, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और हमारी सारी व्यवस्थाएं, सारी नौकरियां, सारे उद्योग धंधे, खेती बाड़ी, जितने हम काम करते हैं, जितना हमारा जीवन प्रणाली है, वो किसी एक ग्रंथ से वो डायरेक्ट होती है। एक ग्रंथ से अगर उसको दिशा निर्देश मिलता है तो वो भारत का संविधान है। और ये संभवतः मैं तीसरा प्रयास कर रहा हूँ सोशल मीडिया पर संविधान को पढ़ाने का। उससे पहले एक बार पूरा संविधान पढ़ाया था, बीच बीच में भी कई बार हमने सेशन लिए थे। तो हमारा ये प्रयास है कि कुछ चीज़ें जो बुनियादी होती हैं, उन बुनियादी चीज़ों को हमें कभी नहीं इग्नोर करना चाहिए। जैसे आज के समय की एजुकेशन प्रणाली में अगर आप बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, अब कोई आपको कितना ज्ञान दे कि संस्कृत से व्यय होता है, संस्कृत हमारी पुरातन ये भाषा है, या कोई ये कहे कि हमको मातृभाषा, लेकिन आज के दौर में, आज के परिप्रेक्ष्य में, कंपटीशन वर्ल्ड में आपको पता है कि ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश का इंपॉर्टेंस है, तो वो हमें पढ़नी चाहिए। सूर्यकांत लोधी जी हमारे बीच में हैं दिल्ली से, बहुत पुराने अनुभवी समाज से भी हैं। नमस्कार सूर्यकांत लोधी जी, आपका स्वागत है इस पर चर्चा में। बिल्कुल, पथरिया साहब ने कहा है कि आप ब्रीफ में सब लोग पॉइंट लिखते रहें और आप लोग चाहें तो उन पॉइंट्स को शेयर भी कर सकते हैं। संजय राजपूत, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो संविधान के अनुच्छेद 101 से, मुझे लगता है हम लोग रेडी हैं। आर्टिकल 101 से तो हमने कहा कि जो लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्य होते हैं उसकी हमने चर्चा की थी कि लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। उनके बारे में संविधान में कुछ ऐसे भी प्रावधान है जिसमें यह दिया गया है कि वो कब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनकी निरर्ताएं क्या हैं, वो निरर्ताएं या डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी चर्चा आगे संविधान में की गई है। और उमेश बंबारे लोधी, गोंदिया, महाराष्ट्र से। तो अब पूरा भारत आपको इस चर्चा में, 84 लोग हैं, 84 लोगों में आपको पूरा भारत यहाँ पे दिखाई देगा। गुजरात है इसमें राजस्थान है इस चर्चा में, इसमें छत्तीसगढ़ है, इसमें महाराष्ट्र है, इसमें उत्तर प्रदेश है, इसमें उत्तराखंड भी चर्चा में शामिल है, दिल्ली NCR भी है, इसमें मध्य प्रदेश भी है। ये पूरी चर्चा में अब हमारा समाज का जो जहाँ हमारे लोग अधिकांश संख्या में, सभी प्रदेशों के लोग जुड़ चुके हैं। तो सभी का एक बार पुनः स्वागत है। और अब हम चर्चा करते हैं आर्टिकल 101 के साथ, संविधान का अनुच्छेद 101। संविधान का अनुच्छेद 101 ये कहता है कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं या राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उनका स्थान कब रिक्त हो सकता है, किस कंडीशन में वो सदस्य नहीं रह सकते। तो इसके बारे में 3-4 प्रावधान हैं। पहला तो कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए लोकसभा का सदस्य है और वो राज्यसभा का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसकी एक सदस्यता चली जाएगी। अगर वो लोकसभा का सदस्य रहना चाहता है तो उसको सूचना देनी होगी, यदि वो राज्यसभा का सदस्य रहना चाहता है तो उसको सूचना देनी होगी। अर्थात कोई व्यक्ति यदि किसी दूसरे सदन का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसकी एक सदस्यता चली जाएगी। स्पष्ट। दूसरा जो प्रावधान है कि कोई व्यक्ति अपना त्यागपत्र दे देता है, मान लीजिए कोई सांसद है और वो रिजाइन कर देता है कि मुझे सदस्य नहीं रहना है, तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। उसके अलावा
60 दिन तक सदन की कार्यवाही से कोई व्यक्ति बिना सूचना के अगर अनुपस्थित रहता है, यानी कोई भी सांसद सदन की कार्यवाही जब चल रही होती है तो उससे अगर 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहता है तो अध्यक्ष या सभापति उसकी सदस्यता समाप्त कर सकते हैं। तो ये 3 प्रावधान हैं संविधान के अनुच्छेद 101 में कि किस प्रकार से संसद के सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। पहली सदस्यता ये है, पहला शर्त ये है कि अगर वो किसी दूसरे सदन का सदस्य बन जाता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। दूसरा ये है कि वो यदि स्वयं त्यागपत्र दे दे तो उसकी सदस्यता जा सकती है। और तीसरा प्रावधान है कि 60 दिन तक लगातार यदि वो सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेता है तो अध्यक्ष या सभापति उसकी सदस्यता से उसको हटा सकते हैं। ये 3 प्रावधान है संसद के सदस्यों को डिस्क्वालीफाई यानी सदस्यता से हटाने के, निरर्थित करने के। सिंपल सा प्रोविज़न है, बहुत टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं। कभी कभी आपको लगता होगा कि हमारा जो सदस्य, हमारा जो सम एमपी बन गया वो हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है। 3 शर्तों का अगर एमपी उल्लंघन करता है तो वो निरर्थित किया जा सकता है। उसके बाद है सदस्य के लिए निरताएँ क्या हैं। सबसे पहले कि अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है, कोई व्यक्ति यदि लाभ के पद पर है, जैसे मान लीजिए मैं इस समय भारत सरकार में एक अधिकारी पद पर हूँ, अगर मैं बिना इस्तीफा दिए चुनाव लड़ता हूँ लोकसभा का और मैं जीत जाता हूँ तो मुझे निरर्थित किया जाएगा। मतलब मैंने, क्योंकि मैं लाभ के पद पर था ऑलरेडी, इसलिए मेरी जो सदस्यता है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। स्पष्ट। उसके बाद दूसरा है कि अगर कोई व्यक्ति विकृत चित्त है, मतलब विकृत चित्त है, जिसका चित्त विकृत हो गया है, आप कह सकते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं पागल। यदि कोई व्यक्ति पागल है और सदस्य चुन लिया जाता है तो उसको हटा दिया जाएगा, निरर्थित कर दिया जाएगा। और क्या है, अगर कोई व्यक्ति दिवालिया अगर हो गया है, दिवालिया मतलब संसद का सदस्य अगर दिवालिया हो गया है तो उसको निरर्थित किया जाएगा। और उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता का परित्याग कर देता है तो भी उसकी संसद की सदस्यता से उसको निरर्थित किया जाएगा। तो ये 4 कंडीशन हैं, पागल, दिवालिया और आपका भारत का नागरिक न होना और उसके अलावा लाभ के पद पर होना। तो लाभ के पद पर अगर कोई व्यक्ति है तो फिर उसकी सदस्यता चली जाएगी। जैसे आपने देखा बीच में एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल हुआ करती थी पिछली सरकार में, 2009 से 2014 की सरकार में। तो उसमें आई थिंक यूपीए गवर्नमेंट थी और सोनिया गांधी जो है उसकी हेड थी और वो सांसद भी थी। तो उनके खिलाफ शायद कोई ये प्रस्ताव लेके आया था कि वो लाभ के पद पर हैं और ये शायद कोर्ट में भी मामला पहुंचा था। तो यानी आप कभी किसी लाभ के पद पर हैं तो जो लोग खास करके सरकारी जो कर्मचारी होते हैं वो सभी लाभ के पद पर होते हैं। तो सरकारी कर्मचारी अगर कभी आपके अंदर ये इच्छा आती है कि साहब हमको सांसद बनना है तो आपको याद रखना है कि आपको वो लाभ का पद पहले त्याग पत्र देना होगा, वो छोड़ना होगा, तभी आप सांसद बन के जाइए। अगर आप बिना लाभ का पद छोड़े, आप बिना नौकरी छोड़े लड़ जाते हैं चुनाव तो आपकी जो सदस्यता है उससे आपको निरर्थित किया जाएगा। स्पष्ट। तो ये हुए हमारे संविधान के अनुच्छेद 101 और 102। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं संविधान के अनुच्छेद 103। 103 क्या कहता है कि अगर किसी सदस्य की सदस्यता के संबंध में कोई विवाद का मुद्दा है, आर्टिकल 103 ये कहता है कि मान लीजिए कोई सदस्य है और उस सदस्य की सदस्यता को लेकर के कोई विवाद है कि भाई ये लाभ के पद पर था या नहीं था, ये दिवालिया था, विकृत था, गलत तरीके से चुना गया। अगर ऐसा कोई विवाद पैदा हो जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 103 आर्टिकल 103 के अनुसार राष्ट्रपति इसका निर्णय करेगा कि सदस्यता रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से सलाह लेगा। किससे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। थोड़ा सा टेक्निकल है आर्टिकल 103, आप चाहें तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए काम आ जाएगा। आर्टिकल 103 कहता है कि जो राष्ट्रपति है विवाद के मामले में वो निर्णय लेगा किसी सदस्य की सदस्यता रहेगी या नहीं, लेकिन वो निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परामर्श करेगा। स्पष्ट। तो ये है हमारा संविधान का अनुच्छेद 103। ये बेसिकली क्या है, ये सारे के सारे सिंपल प्रोविज़न हैं, ये बहुत साधारण से प्रोविज़न हैं।
लेकिन इनकी हमको समझ होनी चाहिए। जैसे अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि भाई लोकसभा और राज्यसभा का कोई व्यक्ति अगर अपने उसके चुनाव को लेकर विवाद हो जाए तो उसका फैसला कौन करेगा? तो उसका फैसला राष्ट्रपति करेगा, लेकिन निर्वाचन आयोग के परामर्श से, निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर के राष्ट्रपति महोदय इसका निर्णय करेंगे। और ये सब चीज़ें हम लोगों को कॉमन पार्लांस में, आम जनजीवन में पता होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 104, आर्टिकल 104। आप लोग केवल प्रक्रिया को समझिए, आप लोग ये ध्यान मत दीजिए कि आर्टिकल 104 मुझे याद होना चाहिए, 103 याद होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि व्यवस्था किस तरीके से होती है। कोई भी आर्टिकल हमको याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमको मालूम होना चाहिए। जैसे अगर हमसे कहा कि भाई कोई व्यक्ति सांसद बनेगा, उसको कैसे हटाया जा सकता है? अगर वो पागल दिवालिया है, अगर वो भारत का नागरिक नहीं है, यदि वो लाभ के पद पर है तो उसको हटाया जा सकता है। स्पष्ट रूप से उसको अयोग्य घोषित किया। तो आपने ये देखा होगा कि आर्टिकल 99 में हमने चर्चा की थी कि संसद के सदस्य शपथ लेंगे, या तो राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाएगा या राष्ट्रपति किसी प्राधिकारी को नियुक्त करके उनको शपथ दिलाएगा संसद के सदस्यों के। उसके बाद ही वो वैध तरीके से संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आर्टिकल 99 में जो शपथ लेते हैं वो शपथ उसने नहीं ली है, उससे पहले ही वो संसद की कार्रवाई में बैठ रहा है, और बाद में ये पता चलता है कि वो व्यक्ति संसद के सदस्य की योग्यता नहीं रखता था, उसकी सदस्यता मान लीजिए है नहीं उस लायक। जैसा हमने 3-4 बार चर्चा की कि पागल दिवालिया या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में जिस व्यक्ति ने जो पर्याप्त योग्यता नहीं रखता है और उसने संविधान के अनुच्छेद 99 के अनुसार शपथ भी नहीं ली है और वो बैठकों में बैठता है, तो उस पर प्रत्येक बैठक में 500 रुपये की पेनल्टी लगेगी। सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत टफ नहीं है। 500 रुपये की पेनल्टी लगेगी प्रत्येक बैठक में। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि निर्णय लेने का, जो निर्णय करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है अंतिम रूप से, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये सिंपल सा प्रोविजन था, कोई बहुत चीज़ नहीं थी। उसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिकल 105, आर्टिकल 105। तो आर्टिकल 105 संसद के जो दोनों सदनों के सदस्य हैं उनको विशेषाधिकार देता है, प्रिविलेज। जैसा आप जानते होंगे आम नागरिकों को विशेषाधिकार नहीं होते, लेकिन संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार होते हैं। उसकी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 105 में जो विशेषाधिकार है वो ये है कि संसद के सदनों में अगर संसद के सदस्यों द्वारा कोई बात कही गई है तो बाहर जाकर के उस बात पर कोई मुकदमा किसी कोर्ट में उनके खिलाफ नहीं चलाया जा सकता। ये एक तरीके से क्या है, ये संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद के सदस्यों का संसदीय विशेषाधिकार है। क्या है? संसद के सदस्यों का संसदीय विशेषाधिकार संविधान के अनुच्छेद 105 के अनुसार कि संसद में कही गई उनकी किसी बातों के खिलाफ उनके विरुद्ध कोई किसी कोर्ट में कोई मुकदमा, कोई केस नहीं चलेगा। ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर, क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी संसद की जो चर्चाएं होती हैं बड़ी गर्म हो जाती हैं, संसद में जो बहस होती हैं, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ऐसा नौबत आ जाती है कि कुछ लोग एक दूसरे को कुछ भी बोलने लगते हैं और बेल में आ जाते हैं, नारेबाजी, हूटिंग, ये सब भी आपने देखा होगा जब कभी आपने राज्यसभा टीवी या लोकसभा टीवी पर लाइव प्रोसीडिंग देखी होगी दोनों सदनों की। तो ऐसे में कभी कभार भावावेश में आकर के कई सारे सांसद कुछ इस तरह की बातें कह देते हैं जो आमतौर पर बाहर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं कही जा सकती हैं। तो संसद के सदस्यों की विशेषाधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रावधान किया गया है कि संसद के पटल पर यदि उन्होंने कोई इस तरह की बात कही है तो वो बाहर जाके किसी न्यायालय, किसी कोर्ट में जाकर के उस पर कोई केस नहीं चलेगा। ये हम लोगों को ध्यान रखने की बात है। क्यों? क्योंकि ऐसा करके ही वो कार्रवाई कर सकते हैं। अदरवाइज तो पता चला कि कोई उनके मुंह से कुछ निकला और यहाँ केस कर दिया तो सांसद जो है कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। तो ये संसदीय विशेषाधिकार में आता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं सांसदों के वेतन और भत्ते। तो आर्टिकल 106 में संसद जो है, संसद को ये अधिकारता है कि संसद वेतन और भत्तों का निर्धारण करे। संसद सांसदों के वेतन भत्ते हैं, ये बेसिकली ज़्यादातर लोगों के बारे में पार्लियामेंट ही करती है। जितने भी बड़े पद होते हैं, बड़े पदों के बारे में ये निर्णय लेने का कार्य कौन करता है? भारत की संसद। संसद को यह अधिकारता है। ये हुई हमारी बेसिक चर्चा किसके बारे में? संसद के बारे में। इसका मतलब संसद सदस्यों की निरताएं और बेसिकली जो बेसिक प्रोविज़न है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे
बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और जिसका आप में से अधिकांश लोगों को इसे जानना चाहिए। क्या है वो चर्चा? आप सब लोग जानते होंगे कि कानून बना दिया पार्लियामेंट ने, संसद ने कानून बना दिया है। भारत में कानून निर्माण की शक्ति भारत की संसद के पास है कि संसद ने ये कानून बना दिया, ये एक्ट पारित कर दिया, ये बिल लाया गया है। ये जो सारी चीज़ें हैं आप लोगों ने खूब सुनी होगी और अक्सर जब कोई बिल आता है तो उसको लेकर के कोई ना कोई विवाद, कोई ना कोई इशू भी खड़ा होता है। जैसे अभी आपने देखा कि CAA बिल आ गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आ गया, उस पे लेके इशू हो गया। बहुत सारे बिल पर, बहुत सारे एक्ट पर कई बार गर्मा गर्मी होती है। टीवी न्यूज़ पर खूब चलता है कि इस कानून में ये खामियां हैं, इस कानून में ये दिक्कतें हैं, ये उनके खिलाफ है और इस कानून में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, सही चर्चा नहीं हुई। ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वही है कि संसद किस प्रकार से कानून बनाती है, यानी कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या है। संविधान के अनुच्छेद 107 में इसकी शुरुआत होती है। आर्टिकल 107, 108, 109, 110, 111 कुल मिलाकर के ये 5 जो आर्टिकल हैं 111, 107, 108, 109, 110, 111 ये पूरा का पूरा बताते हैं कि विधायी प्रक्रिया क्या है, लीगल प्रोसीडिंग क्या है जिसके तहत कोई कानून बनता है। मुझे लगता है ये सबको आना चाहिए कि कानून जो है कैसे बनता है। बहुत ध्यान से आप लोग सुनना, बड़े काम की चीज़ है और अक्सर क्योंकि कानूनों को लेकर बड़ा डिबेट, बड़ी चर्चा होती है। तो सबसे पहले 3 तरह के विधेयक होते हैं, 3 तरह के कानून बनते हैं। एक तो होते हैं साधारण विधेयक। कानून बनने से पहले उसे विधेयक कहा जाता है, कानून बनने के बाद उसे एक्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले विधेयक आता है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बिल, BILL बिल। तो बिल आता है तो कोई भी विधेयक 3 प्रकार का हो सकता है, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और धन विधेयक। कोई भी विधेयक 3 प्रकार का होता है, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और धन विधेयक। ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल और मनी बिल। स्पष्ट हुआ होगा? यानी 3 तरह के बिल आते हैं, 3 तरह के विधेयक आते हैं। 3 तरह के विधेयक क्या है कि साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंस बिल। ये जो 3 बिल हैं, ये 3 बिल के माध्यम से संसद कानून बनाती है। 3 तरह के विधेयकों के माध्यम से संसद में कानून बनते हैं। तो आर्टिकल 107 ये कहता है कि धन विधेयक और वित्त विधेयकों को छोड़ करके, क्योंकि उसके बारे में कुछ अलग से प्रावधान है जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़ करके जितने भी साधारण विधेयक हैं, चाहे खनन को लेके हो, चाहे नागरिकता को लेकर के हो, चाहे किसी नीति को लेकर के हो, चाहे रोजगार को लेकर के हो, चाहे शिक्षा को लेकर के हो, किसी भी तरह का अगर कानून बनाना है, वित्त विधेयक और धन विधेयक को छोड़ करके, ज़्यादातर जो विधेयक होते हैं वो साधारण विधेयक होते हैं। जितने विधेयक होते हैं उनमें से 99% विधेयक क्या होते हैं? साधारण। तो वित्त विधेयक और धन विधेयक को छोड़ करके जितने सारे विधेयक हैं, साधारण विधेयक हैं, वो संसद के किसी भी सदन में आरंभ किए जा सकते हैं। अर्थात लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी पटल पर उनको रखा जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई विधेयक केवल लोकसभा में आरंभ होगा या राज्यसभा में आरंभ होगा। स्पष्ट? तो साधारण विधेयकों के संबंध में ये प्रावधान है कि ये विधेयक संसद के किसी भी सदन में आरंभ किए जा सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ और बताता हूँ कि ये विधेयक भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है सरकारी विधेयक जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट बिल, और एक होता है प्राइवेट बिल यानी निजी विधेयक। सरकारी विधेयक का मतलब होता है सरकार के मंत्रियों के द्वारा यदि कोई विधेयक लाया जाता है तो उसको बोलते हैं सरकारी विधेयक। सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं, अगर मिनिस्टर के द्वारा कोई बिल लाया जाता है तो उसे कहते हैं हम सरकारी बिल यानी गवर्नमेंट बिल, सरकारी विधेयक। और मंत्रियों के अलावा बाकी जो सदस्य हैं, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के सदस्य क्यों न हो, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो सांसद हैं, जो मिनिस्टर नहीं हैं, उनके द्वारा जब कोई विधेयक लाया जाता है तो उसे हम कहते हैं निजी विधेयक यानी प्राइवेट बिल। सरकारी बिल विधेयक और प्राइवेट विधेयक दोनों का अंतर आप समझ लीजिए। सरकार के जो केवल मंत्री जो बिल लेके आते हैं, जैसे मान लीजिए कोयला मंत्री को कोयला संबंध में कोई नीति बनानी है और उस नीति के लिए वो एक विधेयक लेके आते हैं, तो वो सरकारी विधेयक होगा।
और उसी पार्टी के, मान लीजिए इस समय भारतीय जनता पार्टी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी में एटा के सांसद हैं, एटा के सांसद अगर कोई बिल लेके आएंगे तो उसको सरकारी बिल नहीं कहा जाएगा, भले ही वो सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं। अगर कोई सांसद बिल लेके आता है तो उसको कहा जाता है निजी विधेयक, यानी प्राइवेट बिल। सरकार का मतलब सिर्फ मिनिस्टर होता है, सरकार का मतलब सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर होता है, सरकार में सांसद शामिल नहीं होते। जो सांसद हैं वो विधायिका का हिस्सा हैं, लेकिन सांसद कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। और जो कार्यपालिका है वही सरकार होती है, जिसमें सारे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। तो मुझे लगता है ये वाला प्रोविज़न आपको समझ में आ गया होगा कि निजी विधेयक क्या होता है और सरकारी विधेयक क्या होता है। तो जैसा मैंने कहा कि निजी विधेयक को संसद के कोई किसी भी सांसद के द्वारा लाया जा सकता है, और सरकारी विधेयक को केवल और केवल मिनिस्टर लोग लेके आते हैं, यानी मंत्री लेके आते हैं। और धन विधेयक तथा वित्त विधेयक को छोड़ करके संविधान के अनुच्छेद 107 आर्टिकल 107 के अनुसार वित्त विधेयक और धन विधेयक की जो प्रक्रिया है वो अलग है। उसको छोड़ करके जितने भी विधेयक हैं, अर्थात जो साधारण विधेयक हैं, वो संसद के किसी भी सदन में आरंभ किए जा सकते हैं। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में अगर कोई कानून का निर्माण करना है तो उस कानून निर्माण के लिए अगर कोई विधेयक आता है तो वो कहाँ आएगा, तो आपका बिल्कुल सीधा उत्तर होना चाहिए कि अगर वो धन विधेयक और वित्त विधेयक नहीं है तो वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदन में वो आरंभ किया जा सकता है। सुशील लोधी ने कहा है कि मंत्री इसमें कैबिनेट और राज्य, बिल्कुल मंत्री चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, मिनिस्टर्स होते हैं और दे आर द पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो मंत्रियों की जो मंत्री परिषद होती है उसमें से कोई व्यक्ति, चाहे राज्य का मंत्री है, चाहे वो कैबिनेट का मंत्री है, चाहे वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, अगर वो मिनिस्टर बिल लेके आएगा तो उन सारे बिल को सरकारी बिल यानी सरकारी विधेयक ट्रीट किया जाएगा। जैसा कि हरिमोहन राजपूत जी ने कहा कि निजी विधेयक का स्वरूप क्या हो सकता है। मान लीजिए किसी सांसद को ये लगता है कि गरीबी को हटाने के लिए एक नए कानून की आवश्यकता है। कोई सांसद अपनी मेहनत करता है, परिश्रम करता है और वो एक प्रस्ताव तैयार करता है कि भाई एक विधेयक मैं लेके आता हूँ कि ये कानून बनाया जाए कि गरीब क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए सुविधाएं हों। तो ऐसा वो अपने प्रयासों से कर सकता है सांसद, और उस बिल को वो पार्लियामेंट में लेके आ सकता है। तो ये क्योंकि ये अधिकार दिया है निजी बिल को लाने का। बाद में कानून मंत्रालय इत्यादि में जाता है, प्रवर समिति में जाता है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी हमारी जो प्रक्रिया है कि अगर कोई कानून बनना है तो सबसे पहले आएगा विधेयक, और विधेयक होंगे दो, सरकारी और निजी। और जो विधेयक सरकारी होगा वो मंत्रियों के द्वारा आएगा, जो निजी विधेयक होगा वो सांसदों के द्वारा आएगा। दूसरा, आर्टिकल 107 ये कहता है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़ करके बाकी जो सारे साधारण विधेयक हैं वो संसद के किसी भी सदन में यानी आपके राज्यसभा या लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, आरंभ किए जा सकते हैं। अभी एक सवाल आया आप लोगों का, उस पर मैं चर्चा कर लूं। ओम प्रकाश राजपूत जी ने यह पूछा है कि राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री में क्या फर्क होता है। तो आप ये समझ लीजिए, सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर जो फुल फ्लैज मिनिस्टर होता है, केंद्रीय मंत्री अपने विभाग का, उसके नीचे होता है कैबिनेट मंत्री के नीचे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अपने विभाग का सर्वे सर्वा है, लेकिन उसका जो दर्जा है वो कैबिनेट से थोड़ा नीचे है, लेकिन उसके ऊपर कैबिनेट नहीं होता। राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है उसके ऊपर कैबिनेट का मिनिस्टर नहीं होता, वो अपने विभाग का हेड है, अपने मंत्रालय का मुखिया है, लेकिन उसका जो स्टेटस है, उसका जो दर्जा है वो राज्य मंत्री का ही है, लेकिन वो राज्य मंत्री से ऊपर है क्योंकि उसके ऊपर कोई कैबिनेट नहीं है। और जो केवल राज्य मंत्री होता है वो हमेशा एक कैबिनेट मिनिस्टर के अधीन होता है, अर्थात ऊपर एक केंद्रीय मंत्री होगा, उसके नीचे राज्य मंत्री होगा, यानी कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे एक राज्य मंत्री होगा। वो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो कैबिनेट मिनिस्टर का सपोर्ट करेगा। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर पूरा फाइनेंस देखती हैं, उनके नीचे MOS फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस, जिसको राज्य मंत्री बोलते हैं, किसका, वित्त मंत्रालय का, तो वो उनको मदद करने के लिए होगा। लेकिन जो व्यक्ति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है उसके ऊपर कोई कैबिनेट नहीं होता और उसके नीचे कोई राज्य मंत्री नहीं होता। तो एक तरीके से व्यवहारिक रूप से अगर हम देखें
तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट मिनिस्टर की तरह ही पावरफुल होता है, उसके पास सारे अधिकारिता होती है, बस उसका जो दर्जा है वो दर्जा उसका कैबिनेट से थोड़ा नीचे होता है, ये केवल इसमें अंतर है। अब उसके बाद आता है आर्टिकल 108 आगे। तो पहले हमने चर्चा की कि कोई भी विधेयक संसद के दोनों सदनों में रखा जा सकता है अगर वो धन विधेयक और वित्त विधेयक नहीं है। उसके बाद आता है कि कुछ दशाओं में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, आर्टिकल 108। तो अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलानी पड़ेगी, अगर कुछ मंत्रालय ऐसे भी होते हैं जिनका कैबिनेट मंत्री नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। भारत सरकार में आप देखेंगे तो सबसे ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उसके नीचे कम से कम 7-8 मिनिस्टर हैं जिनको बोलते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और उसके नीचे होते हैं राज्य मंत्री। तो जितने 7 या 8 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं उनके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता है, वो एक प्रकार से व्यवहारिक रूप से अपने विभाग के हेड है, अपने मंत्रालय के मुखिया होते हैं वो। चलिए, अब कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें संयुक्त बैठक बुलानी पड़ जाती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की बैठक एक ही जगह एक साथ। क्या कंडीशन होती है? अगर कोई विधेयक मान लीजिए राज्यसभा ने शुरू किया और राज्यसभा ने विधेयक शुरू किया, लोकसभा के पास गया, तो लोकसभा के पास जो विधेयक गया है वो 6 महीने के अंदर उसको संशोधित सुझावों सहित उसको वापस करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए दूसरा सदन उससे सहमत नहीं है तो फिर वो संशोधन करने पड़ेंगे राज्यसभा को। अगर मान लीजिए एक सदन ने कोई विधेयक अपने सदन में रखा और पारित करके दूसरे सदन को भेजा, और दूसरा सदन 6 महीने तक अगर उस पर कोई निर्णय नहीं लेता, याद रखना टाइम, एक विधेयक जो किसी भी सदन में रखा गया और 6 महीने तक के समय में अगर किसी दूसरे सदन ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया, ना तो वापस किया ना परामर्श दिए, तो इसका मतलब है गतिरोध पैदा हो चुका है, दोनों सदनों के बीच में गतिरोध पैदा हो चुका है। संविधान की प्रक्रिया ये है कि कोई विधेयक अगर आएगा एक सदन में तो 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा सदन अपने सुझावों सहित उसको पारित करके वापस भेजेगा, ये प्रक्रिया है संसद की। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर, और 6 महीने के अंदर अंदर अगर दूसरे सदन ने नहीं भेजा, इसका मतलब है दोनों सदनों के बीच में गतिरोध पैदा हो चुका है। और इसी गतिरोध को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति को शक्ति है कि वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएगा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट होगा, और जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में फिर वोटिंग होगी, और जिस विधेयक के पक्ष में या विपक्ष में वोट पड़ेंगे उसी के अनुसार उस विधेयक का निर्णय हो जाएगा। अगर पक्ष में पड़े तो बिल पारित हो जाएगा और विपक्ष में पड़े तो बिल समाप्त हो जाएगा। तो ये क्या है? ये प्रक्रिया है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जा सकती है। मुझे लगता है बहुत साधारण सा प्रोविजन है, आप सभी लोगों को स्पष्ट हुआ होगा। आर्टिकल 108, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। उसके बाद आते हैं, अब आता है आर्टिकल 109। जैसा हमने आर्टिकल 107 में कहा कि धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़ करके साधारण विधेयक सदन के किसी भी सदन में आरंभ किए जा सकते हैं। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 109 आर्टिकल 109 ये कहता है कि जो धन विधेयक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मनी बिल, धन विधेयक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उसके बारे में 2 प्रोविजन हैं। पहला तो धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही आ सकता है। धन विधेयक कहाँ आएगा? केवल और केवल लोकसभा में। इसको आप याद रखना कि कौन सा ऐसा विधेयक है जो केवल और केवल लोकसभा में शुरू किया जा सकता है, वो है आपका धन विधेयक, मनी बिल। मनी बिल ये लोकसभा को विशेषाधिकार है कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही शुरू किया जा सकता है, और लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा के पास केवल 14 दिन का समय होता है। साधारण विधेयक में कितना समय है? 6 महीने का। लेकिन धन विधेयक के संबंध में केवल 14 दिन यानी 14 डेज का ही टाइम पीरियड है। 14 दिन के अंदर राज्यसभा को संशोधन के सहित या संशोधन के रहित वो बिल भेजना पड़ता है, किसके पास? लोकसभा के पास वापस। तो धन विधेयक के बारे में आप स्पष्ट रखना, संविधान के अनुच्छेद 109
आर्टिकल 109 के अनुसार धन विधेयक केवल और केवल कहाँ प्रस्तुत हो सकता है? लोकसभा में। दूसरा, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद जाता है राज्यसभा में और 14 दिन के अंदर विदिन 14 डेज लोकसभा राज्यसभा को संशोधन के सहित या संशोधन के रहित उस बिल को वापस भेजना पड़ता है लोकसभा के पास। मान लीजिए अगर राज्यसभा ने 14 दिन के अंदर नहीं भेजा तो जो लोकसभा ने पारित किया था वही एज इट इज पारित माना जाता है। तो एक तरीके से हम देखते हैं कि धन विधेयक के मामले में लोकसभा को बहुत बड़ी पावर है। धन विधेयक को लोकसभा के बारे में बहुत बड़ी पावर है। वो केवल और केवल 14 दिन तक उसको होल्ड कर सकते हैं, 14 दिन के बाद उसको नहीं। मुझे लगता है डॉक्टर सोमेंद्र कुमार जी ने जो सवाल पूछा था वो थोड़ा सा लोगों को समझ में आ गया होगा। धन विधेयक क्या होता है उसकी चर्चा मैं अभी करता हूं। आर्टिकल 110 बताएगा धन विधेयक क्या है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में खर्च करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं, सारे डिसीजन कैबिनेट लेती है। कैबिनेट के अनुसार ही वो सारी चीजें खर्च हो सकती हैं। ये कौशल राजपूत ने एक सवाल किया है कि साधारण विधेयक और धन विधेयक में इतना अंतर क्यों है कि साधारण विधेयक को 6 महीने तक रोका जा सकता है जबकि धन विधेयक को 14 दिन तक, और 14 दिन के बाद भी वो पारित ही माना जाता है जबकि साधारण विधेयक समाप्त हो सकता है। ये वजह यह है कि धन विधेयक देश की व्यवस्था, डे टू डे जो हमारी व्यवस्था चलती है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमको कोई नया टैक्स लगाना है, कुछ भी करना है, तो वो इमीडिएट इफेक्ट से होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कोश मूलो दंड है। अगर आप चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें ये कोट है, उसमें ये उक्ति है कोश मूलो दंड है। भारतीय जो राजस्व सेवा है जिसके हम लोग अधिकारी हैं उसमें भी हमारा ये सूत्र वाक्य है कोश मूलो दंड है। आप अगर IRS की साइट खोलेंगे तो वहाँ इनकम टैक्स पे जाएंगे तो वहाँ लिखा होगा कोश मूलो दंड है। इसका अर्थ ये है कि बिना कोश के व्यवस्था नहीं चल सकती। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इमीडिएटली कोई धन की व्यवस्था हो, धन के लिए कोई समस्या ना हो, तो उसके लिए केवल 14 दिन का समय रखा है। सिर्फ 14 दिन के अंदर अंदर वो राज्यसभा को संशोधन सहित या संशोधन रहित पारित करना होता है। क्यों? क्योंकि धन के अभाव में किसी भी व्यवस्था को चलाना असंभव है। प्रशासन हो, चाहे नीतियां हो, चाहे पॉलिसीज हो, चाहे कार्यक्रम सरकार की योजनाएं हो, कुछ भी नहीं चल सकता है। इसलिए संविधान में धन विधेयक को लेकर के बड़े स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में आएगा और 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा को उसमें अपने सुझाव देने होंगे। अगर वो 14 दिन के अंदर वापस नहीं भी करते हैं तो भी वह पारित माना जाएगा। तो मैंने इतनी स्पष्टता के साथ रखा है, समझ है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। जिन लोगों के सवाल भी बीच बीच में आए हैं उनके सवाल भी स्पष्ट हो गए होंगे कि ये अंतर क्यों रखा गया है और उन दोनों का अर्थ क्या है। लगभग मुझे लगता है सभी को स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हमने कहा कि धन विधेयक लोकसभा में आ सकता है, केवल लोकसभा में, आर्टिकल 109। तो अब आपके मन में अगला सवाल आएगा कि साहब ये धन विधेयक होता क्या है, किसको हम धन विधेयक बोलेंगे। तो धन विधेयक के बारे में अगला जो आर्टिकल है संविधान का अनुच्छेद 110, आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। क्या परिभाषा है? जैसे कोई नया कर लगाना है, किसी कर का उत्पादन करना है, कर की दरें कम करनी है, कर को बढ़ाना है, ये जो सारे विषय हैं वो किसका हिस्सा है? धन विधेयक का। उसके अलावा मान लीजिए सरकार को कहीं से बोरोइंग करनी है, उधार लेना है, ऋण लेना है सरकार को, तो वो किसका हिस्सा है? धन विधेयक का। और भारत की संचित निधि से कुछ खर्च करना है या उसमें कुछ नया ऐड करना है तो भारत की संचित निधि को लेकर के जो कुछ भी बदलाव करने हैं वो सारे के सारे जो प्रावधान होंगे और उसके संबंध में अगर कोई कानून लाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं धन विधेयक। क्या बोलते हैं? धन विधेयक यानी मनी बिल। संविधान के अनुच्छेद 110 आर्टिकल 110 में मनी बिल की डेफिनेशन दी हुई है। और सबसे सिंपल परिभाषा यह है कि लोकसभा का अध्यक्ष पर अपना स्टांप लगा के लिख देता है कि ये धन विधेयक है और वो राष्ट्रपति के पास भेज देता है, तो उस विधेयक को हम लोग धन विधेयक कहेंगे। यानी
यदि लोकसभा का अध्यक्ष, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगर लोकसभा के अध्यक्ष ने किसी विधेयक के नीचे अपना स्टाम्प लगा के लिख दिया मनी बिल, तो इसका मतलब वो क्या है, धन विधेयक। तो आमतौर पर किसी टैक्सेशन का मामला हो, किसी प्रकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का इश्यू हो, कोई बोरोइंग का मामला हो, कुछ भी हो सकता है उसमें मनी इन्वॉल्व हो, लेकिन मनी बिल है या नहीं है फाइनली, ये मनी बिल फाइनली है या नहीं, यानी धन विधेयक है या नहीं, वो तब तक नहीं माना जाएगा जब तक लोकसभा का अध्यक्ष अपने साइन और स्टाम्प से उसके नीचे ना लिख दे धन विधेयक। तो धन विधेयक धन का लेन देन, धन का खर्चा, संचित निधि, कर इत्यादि कुछ भी विषय हो सकते हैं एक विधेयक में, और उसको कहा जा सकता है कि साहब ये धन विधेयक है। लेकिन धन विधेयक वो तभी माना जाएगा जब संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार उस पर लोकसभा का अध्यक्ष अपने साइन और अपने स्टाम्प से उसको लिख दे कि यह धन विधेयक अर्थात मनी बिल है। तो मुझे लगता है बहुत सिंपल वे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि धन विधेयक क्या होता है। अब अगला आता है, कोई विधेयक है वो कानून कैसे बनेगा, यानी कोई विधेयक कानून कैसे बनेगा। विधेयक पास, जैसे विधेयक हम लेके आए पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, कहीं भी ले आए, लोकसभा में लेके आए तो राज्यसभा में गया, 6 महीने के अंदर उन्होंने भेजा पास करके, या राज्यसभा में लाए, लोकसभा भेजा, उन्होंने 6 महीने के अंदर पास करके भेजा। अब फाइनली क्या होगा, मैंने आप लोगों को एक परिभाषा बताई थी कि कोई भी विधेयक कानून तब बनेगा जब वो संसद के द्वारा पारित हो जाए। तो आप लोग फटाफट से बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की बात हमने की थी और संसद का मतलब क्या है। फटाफट से, मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं। 30 सेकंड के अंदर अंदर आप मुझे बताइए कि कोई भी विधेयक कानून केवल तब बन सकता है जब वो संसद ने पारित किया हो। तो ये संसद क्या है और संविधान के किस अनुच्छेद में इस संसद की बात की गई है। इसी बहाने मैं आप सभी लोगों की मेमोरी चेक कर रहा हूं कि आप लोगों को कितना याद रहता है। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी चीज़ों को आप लोग कोशिश करते हैं कि सिंपल प्रोविज़न आप लोग याद रखें। तो संसद क्या है और संविधान के किस अनुच्छेद में उसकी हमने चर्चा की थी। आप लोगों के पास समय है, आप लोग बताइए, और जैसे हम लोगों को सही जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे उसके बाद हम लोग आएंगे आगे कि कैसे वो विधेयक कानून बनेगा। थोड़ा सोचिए आप लोग। ओम प्रकाश राजपूत जी ने जवाब दिया है आर्टिकल 79, सत्यपाल सिंह राजपूत आर्टिकल 79, आर.एस. नरवलिया आर्टिकल 79, शिवशंकर राजपूत आर्टिकल 79, आर.बी.एस. राजपूत लोधी का जवाब गलत हो गया है। अभय सिंह का आकाश सिंह 79, रमाकांत राजपूत जी की आईडी से 79, लोधी रवि वर्मा 79, शिव मोहन जी 79, लोधी लाला भैया सिंह आर्टिकल 79, पूरन सिंह पटेल आर्टिकल 79, इंजीनियर भुवनेश सिंह लोधी आर्टिकल 79, पूनम राजपूत आर्टिकल 79, राम सिंह लोधी आर्टिकल 79, ब्रजेश सिंह लोधी आर्टिकल 79, लवकेश कुमार लोधी आर्टिकल 69। गलत कर दिया आपने लवकेश जी। डॉक्टर मोनू राजपूत 79, सुशील लोधी ने सही जवाब दिया है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर के संसद कहते हैं। रोहित सिंह लोधी आर्टिकल 79, संजय लेल्हारे आर्टिकल 79, पूरन सिंह पटेल आर्टिकल 79, सुनील सिंह जी, कुल मिलाकर के बंटी वर्मा आर्टिकल 79। तो आप में से अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद की चर्चा है, संसद के बारे में बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 79 में, और उसमें कहा गया है कि लोकसभा, राज्यसभा को मिलाकर और राष्ट्रपति को मिलाकर के एक संसद होगी। डॉक्टर सोमेंद्र, रविंद्र सिंह राजपूत, कौशल राजपूत, आप सभी लोगों ने बहुत सही जवाब दिया। पद्मेश जी ने बिल्कुल सही बताया कि संसद किसे कहेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर के संविधान के अनुच्छेद 79 अर्थात संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार। अब जैसा मैंने कहा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, विधायी प्रक्रिया, यानी कोई भी चीज़ कैसे कानून बनती है। तो कानून के लिए हमने सबसे पहले पा के एक बिल आता है। क्या आता है? बिल, विधेयक आता है, और उस विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है यदि वो धन विधेयक और वित्त विधेयक नहीं है। अगर साधारण विधेयक है तो 6 महीने के अंदर अंदर दूसरे सदन को संशोधन के सहित या संशोधन के रहित उस बिल को वापस करना होता है। अगर वो धन विधेयक है तो 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा को उसे वापस भेजना होगा, क्योंकि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। अब विधेयक पास हो गया दोनों सदनों से,
तो मैंने जैसे कहा कि जब तक संसद उसको पारित नहीं करेगी तब तक कोई विधेयक कानून नहीं बनेगा। तो संसद का हिस्सा कौन है कंपलसरी? राष्ट्रपति। कौन है? भारत का राष्ट्रपति भी संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अनिवार्य हिस्सा है। तो जब कोई कानून राज्यसभा और लोकसभा से पारित होकर चला गया तो अंत में वो किसके पास जाएगा? अंत में वो कानून जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति उसके बारे में दो चीजें कर सकते हैं। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? या तो अपनी अनुमति देंगे या तो अपनी अनुमति नहीं देंगे। राष्ट्रपति अगर अपनी अनुमति दे देते हैं तो उसी समय राष्ट्रपति के साइन होने के तुरंत बाद गजट में वो छप करके क्या बन जाएगा? कानून। जैसे अभी आपने वर्तमान में कुछ समय पहले सुना होगा नागरिकता संशोधन कानून। क्या सुना होगा आपने? नागरिकता संशोधन कानून, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये आपने सुना होगा। अर्थात कोई भी विधेयक अगर संसद के दोनों सदनों के से पारित हो जाता है और राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है और राष्ट्रपति महोदय यदि उस बिल पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, अर्थात अपनी अनुमति प्रदान कर देते हैं, तब हम उसे कहते हैं कि अब ये बन गया कानून, एक्ट, जिसको हम लोग कानून बोलते हैं, एक्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग अधिनियम भी बोलते हैं, अधिनियम भी हम इसका नाम बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के ये हमारी विधि प्रक्रिया पूरी होती है। राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा, उस परिस्थिति में क्या होगा इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे राष्ट्रपति के विशेषाधिकार में। राष्ट्रपति के जो विशेषाधिकार हैं उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। वैसा मैंने आपको आर्टिकल 74 में बता दिया है संविधान के अनुच्छेद 74 में कि एक मंत्री परिषद होगी राष्ट्रपति की सलाह के लिए और राष्ट्रपति उस मंत्री परिषद की सलाह से ही कार्य करेंगे। अगर किसी बात पर राष्ट्रपति सहमत नहीं है तो मंत्री परिषद के पास उस चीज को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज देंगे और मंत्री परिषद ने संशोधन के बिना या संशोधन के सहित दोबारा राष्ट्रपति को भेजा तो राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी ही होगी। एक प्रकार से भारत में राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य हैं। तो भारत में जो एक्चुअल पावर है वो भारत की मंत्री परिषद में निहित है, प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद। तो कुल मिला के स्पष्ट हुआ होगा। और अगर राष्ट्रपति धन विधेयक का विरोध राज्यसभा कर सकते हैं क्या? डॉक्टर नारायण पटेल ने पूछा। नहीं, धन विधेयक का विरोध राज्यसभा नहीं कर सकती। राज्यसभा अपने सुझाव दे सकती है, राज्यसभा उस विधेयक को संशोधन के सहित पारित कर सकती है। मान लीजिए एक धन विधेयक लोकसभा में पारित किया गया, लोकसभा ने कहा कि इस धन विधेयक में ये प्रोविजन है, राज्यसभा उससे सहमत नहीं है और राज्यसभा उस धन विधेयक में कोई संशोधन करती है और संशोधन के बाद पारित करके लोकसभा को भेजती है, तो लोकसभा उन चीज़ों को, उन संशोधनों को कंसीडर कर सकती है। लेकिन अल्टीमेट जो पावर है धन विधेयक के बारे में वो भारत की लोकसभा को है और केवल 14 दिन का समय दिया था राज्यसभा को और धन विधेयक पर साइन करना कंपलसरी है। तो कुल मिलाकर के धन विधेयक यानी मनी बिल एक ऐसा मसला है जिसमें लोकसभा को विशेषाधिकार प्राप्त है। उसी तरीके से कुछ विशेषाधिकार राज्यसभा को भी हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे आगे आएगा, वो आर्टिकल आगे आएगा कि जिस प्रकार से धन विधेयक के मामले में लोकसभा को पावर है उसी तरीके से कुछ ऐसे भी विषय हैं भारत में जिसमें राज्यसभा को पावर है, विशेषाधिकार है। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे जैसे जैसे हमारे आर्टिकल्स आएंगे। तो अभी तक हमने कुल मिलाकर के संविधान के अनुच्छेद 101 से लेकर के 111 की चर्चा की। 101 से 111 कुल मिलाकर के हमने 11 आर्टिकल की आज चर्चा की। और कल हम चर्चा करेंगे बजट, बजट कैसे बनता है, वित्त विधेयक क्या होता है, क्योंकि बजट एक टेक्निकल प्रोसीजर है कि बजट कैसे बनता है, कैसे पारित होता है, कैसे चर्चाएं होती हैं, समितियों में कैसे जाता है, मंत्रालयों के लिए प्रस्ताव कैसे जाते हैं, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। और वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बड़ा टॉपिक है। तो आज जो है, आज हमने देखी साधारण विधि निर्माण की प्रक्रिया और उसके अलावा जो संसद के सदस्यों के बारे में कुछ प्रावधान। एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं कि आज जो हमने चर्चा की है उस चर्चा में सबसे पहले संसद के सदस्यों की रिक्ति, आर्टिकल 101 ये कहता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन पूछा है दिनेश श्वेता सिंह जी ने, डू प्रेसिडेंट नीड टू गिव कॉज इन केस ऑफ ही रिजेक्ट बिल। उसकी चर्चा दिनेश जी हम बाद में करेंगे
कि अगर प्रेसिडेंट रिजेक्ट करता है तो उसके क्या पावर है, उसकी जो वीटो पावर है प्रेसिडेंट की वो क्या है और किन परिस्थितियों में वो कर सकता है, और संविधान उसके बारे में क्या कहता है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे तो वो आपको ज़्यादा स्पष्ट होगा। कॉज देने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हमने आर्टिकल 101 किया। आर्टिकल 101 में हमने ये देखा कि अगर कोई सदस्य है, मान लीजिए किसी अन्य सदन का सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले सदन की सदस्यता चली जाएगी। अगर वो त्याग पत्र देता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, और यदि वो 60 दिन तक सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेता तो भी उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। उसके बाद था कि उनको निरर्थित अयोग्य कैसे घोषित किया जा सकता है। तो पहला यही था कि वो उसका लोकसभा के पद से वो अगर लाभ के पद पर हो तो। दूसरा आर्टिकल 111 पूछा कि आर्टिकल 111 की चर्चा दोबारा मैं करता हूं अभी। दूसरा, पागल दिवालिया नहीं हो और भारत की नागरिकता का उसने परित्याग न किया हो, इन कंडीशन में जा सकती है। उसके बाद है कि अगर किसी सदस्य की सदस्यता को लेकर के कोई विवाद खड़ा हो गया है तो उसके बारे में संविधान का अनुच्छेद 103 ये कहता है कि राष्ट्रपति उसका निर्णय करेंगे, लेकिन निर्वाचन आयोग से सलाह मशवरा करने के बाद। उसके बाद आर्टिकल 104 आता है, वो ये कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 99 में शपथ लिए बिना कोई व्यक्ति मान लीजिए योग्य नहीं है और वो सदन की कार्यवाही में बैठ रहा है तो उस पर 500 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी लगेगी। आर्टिकल 105 कहता है कि संसद के सदस्यों के द्वारा सदन में कहीं बातों के लिए बाहर कहीं कोई मुकदमा नहीं चलेगा। और 106 ये कहता है कि उनके वेतन भत्ते इत्यादि संसद के द्वारा तय होंगे। 107 ये कहता है कि कोई भी विधेयक, अगर वो वित्त विधेयक और धन विधेयक नहीं है तो किसी भी हाउस में रखा जा सकता है और 6 महीने के अंदर अंदर दूसरे हाउस को उसको पारित करना होता है। अच्छा, कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि 6 महीने के अंदर पारित नहीं हुआ तो संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन, भी बुलाया जा सकता है संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार। उसके बाद आर्टिकल 109 धन विधेयक के बारे में है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में आएगा और धन विधेयक 14 दिन के अंदर राज्यसभा को पारित करना होगा, या पारित नहीं करता तो भी वो पारित माना जाएगा। आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा है, किसी टैक्स को लगाना, हटाना, उसकी दरों में बदलाव। इसके अलावा कोई भारत सरकार को ऋण लेना है या कोई भारत की जो संचित निधि है इस पर कोई व्यय या इत्यादि कार्य करने हैं तो उसके लिए जो बिल आएगा उसको हम लोग धन विधेयक यानी मनी बिल कहते हैं। और लोकसभा का अध्यक्ष अगर उस पर साइन करके लिख देगा मनी बिल तभी उसको धन विधेयक कहा जाएगा संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार। किसी ने कहा था कि आर्टिकल 111 को फिर से समझाइए, तो आर्टिकल 111 ये कहता है कि कोई विधेयक अगर राज्यसभा लोकसभा के द्वारा पारित होकर आए तो राष्ट्रपति के पास आएगा हस्ताक्षर के लिए ताकि वो कानून बन सके। राष्ट्रपति या तो अनुमति देंगे या अनुमति नहीं देंगे। आमतौर पर राष्ट्रपति अनुमति देते हैं क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राष्ट्रपति को जो अपना मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह मानना आवश्यक है, अनिवार्य है एक तरीके से। तो आमतौर पर अनुमति देते हैं और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वो कानून बन जाता है। राष्ट्रपति अगर अनुमति नहीं देते हैं तो एक तरीके से 3 चीज़ें होंगी, राष्ट्रपति अनुमति देंगे, अनुमति नहीं देंगे या पुनर्विचार के लिए वापस भेज देंगे। तीसरा पॉइंट मैं भूल गया था, तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया और पुनर्विचार के बाद भी अगर पारित करके राष्ट्रपति के पास आया तो फिर वो उनको स्वीकार करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर पुनर्विचार के वापस करने के बजाय उन्होंने अपने पास रख लिया तो वहाँ राष्ट्रपति की कुछ वीटो शक्तियाँ हैं और वो राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ और मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना, दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे जब वो विषय आएगा। तो कुल मिलाकर के संविधान के अनुच्छेद 101 से लेके 111 तक की हमने चर्चा की। अब अगर यहाँ पर कोई आपको कोई दुविधा है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग अब सवाल पूछें ताकि हम लोग उसके बारे में कमेंट के माध्यम से आंसर दे सकें। चलिए, मुझे लगता है बहुत साधारण तरीके से हमने चर्चा रखी थी ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए। ऐसा कुछ बहुत हमने किया नहीं था। और आज हम लोग एक कविता की तरफ बढ़ेंगे और आज की जो कविता होगी वो आप लोगों के बीच में से ही किसी की कविता है। जो आप सब लोग जो चर्चा में हैं, आप लोगों के बीच की ही एक कविता है आज हम रखेंगे। नहीं, डॉक्टर सोमेंद्र कुमार जी, राष्ट्रपति केवल एक बार ही पुनर्विचार के लिए किसी बिल को वापस भेज सकते हैं और राष्ट्रपति के पुनर्विचार की बात को अगर संसद के दोनों सदन नहीं मानते हैं और पुनः राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और यदि राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो इसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा।
और संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 61 में कहा गया है महाअभियोग, इम्पीचमेंट, महाअभियोग। तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। फाइनेंस बिल की चर्चा हम लोग कल करेंगे बंटी वर्मा। फाइनेंस बिल कल आएगा 112, आर्टिकल 112, हाउ गवर्नमेंट टीचर्स फाइट इलेक्शन विदाउट गिव द रेजिग्नेशन। डॉक्टर दिनेश जी ने सवाल पूछा है कि गवर्नमेंट टीचर अगर आप फुली गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो बिना रेजिग्नेशन के आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन अगर आप किसी एडिड कॉलेज में आप टीचर हैं, एडिड कॉलेज में टीचर का मतलब होता है अर्ध सरकारी, अगर आप अर्ध सरकारी पदों पर, जैसे कई सारे जो डिग्री कॉलेज होते हैं जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के अलावा, जैसे मान लीजिए डॉक्टर दिनेश जी ने पूछा है, जैसे दिनेश जी मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए आपके डिवाई में कुबेर इंटर कॉलेज है या मथुरिया इंटर कॉलेज है, तो मथुरिया इंटर कॉलेज कंप्लीटली गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, वो एडिड कॉलेज है। तो उसमें जो शिक्षक है वो फुली गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो एक तरीके से गवर्नमेंट एडिड कॉलेज में सरकार उनको तनख्वाह पूरी देती है, उनके सारे राइट्स हैं, लेकिन वो फुली गवर्नमेंट टीचर नहीं है। जैसा कि प्राइमरी का जो टीचर होता है वो फुली गवर्नमेंट टीचर है, प्राइमरी स्कूल पूरा गवर्नमेंट का है तो उसका टीचर गवर्नमेंट का होगा। राजकीय इंटर कॉलेज का टीचर पूरा गवर्नमेंट का होगा, राजकीय महाविद्यालय के टीचर जो प्रोफेसर है पूरा गवर्नमेंट का होगा। लेकिन एडिड कॉलेज के जो टीचर होते हैं या जो डिग्री कॉलेज होती है, जैसे मान लीजिए वासने या DS कॉलेज अलीगढ़, तो उनके प्रोफेसर लोग बिना रेजिग्नेशन करे भी त्यागपत्र दे सकते, त्यागपत्र बिना दिए भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फुली गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंसीडर नहीं किए जाते एज पर द डेफिनेशन ऑफ फाइटिंग इलेक्शन। आई थिंक आपका पॉइंट क्लियर हुआ होगा। श्याम राजपूत ने पूछा है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है। धन विधेयक के अलावा बाकी जो खर्चे से संबंधित जो विधेयक आते हैं उनको वित्त विधेयक कहते हैं। आप ये समझना, धन विधेयक वित्त विधेयक का एक छोटा सा भाग है, वित्त विधेयक एक बड़ा भाग है, उसमें से छोटा सा भाग धन विधेयक होता है। अगर किसी वित्त विधेयक पर अगर लोकसभा अध्यक्ष ने लिख दिया कि धन विधेयक है तो वो धन विधेयक हो गया, अगर लोकसभा अध्यक्ष उस पर नहीं लिखता है तो उसको वित्त विधेयक कहा जाता है। कल हम वित्त विधेयक की चर्चा करने वाले हैं, कल बजट में वही सारा आएगा। बिल्कुल, जैसे मुकेश ने कहा कि ललितपुर में नेहरू महाविद्यालय के प्रवक्ता, तो नेहरू महाविद्यालय कंप्लीटली गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज होगा उसका नाम होगा राजकीय कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। इसलिए आपने देखा है कभी ऑफिसर चुनाव नहीं लड़ पाते जो ऑफिसर्स हैं, क्योंकि वो फुली गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। जैसे शिवशंकर राजपूत ने कहा, जैसे SP सिंह बघेल आगरा के जो सांसद हैं, डॉक्टर SP सिंह बघेल, वो आगरा कॉलेज में पहले प्रोफेसर थे। क्लियर? तो मुझे लगता है ये प्रोविजन आपके स्पष्ट हुए होंगे। और अब हम लोग आज की जो चर्चा थी वो सिंपल तरीके से हमने रखी ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। पूनम राजपूत ने कहा है बैंक से रिलेटिव पर्सन इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। आपको पता है बैंक दो तरह के होते हैं, प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक। अगर कोई पब्लिक सेक्टर का बैंक है तो वो फुली गवर्नमेंट बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका एम्प्लॉय इलेक्शन नहीं लड़ सकता बिना रेजिग्नेशन के। नरेश बाबू लोधी ने कहा है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। बिल्कुल, राष्ट्रपति के विरुद्ध में महाअभियोग संसद के दोनों में से किसी भी सदन में लेके आया जा सकता है। रामचंद्र वर्मा ने कहा है कि कर्मचारी आचरण नियमावली जो कंडक्ट रूल है एम्प्लॉय के, कभी फिर चर्चा करेंगे वर्मा जी। चलिए, कोई बात नहीं डॉक्टर सोमेंद्र जी, वो अधिकारी से राजनीतिज्ञों को डर नहीं लगता। समाज में लोगों को, जो लोगों ने अंधकार जो कायम किया हुआ था, जो चाहते थे कि समाज में अशिक्षा और गरीबी रहे, उन सभी लोगों को शिक्षा से डर लगेगा। आप ये देखिए, हमारे समाज में आज भी 50 से 60% महिलाएं, 50 से 60% महिलाएं, किसी भी गांव में आप जाके देखना, अनपढ़ हैं। तो 70-75 साल होने को जा रहे हैं देश की आज़ादी को, 73-74 सालों में भी शिक्षा नहीं पहुंची है। इसका मतलब कुछ इस तरह के लोग रहे हैं, इस तरह की मानसिकता के लोग रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग रहे हों चाहे दूसरे लोग रहे हों, उन्होंने समाज में शिक्षा का प्रचार ईमानदारी से नहीं होने दिया। और शिक्षा के अप्रसार के कारण ही
समाज में गरीबी बढ़ी है, समाज में समस्याएं बढ़ी हैं। अगर शिक्षा का प्रचार हो जाता और किसी के परिवार से कोई बच्चा अगर शिक्षक भी बन जाता या लेखपाल भी बन जाता या क्लर्क भी बन जाता तो उस परिवार का आर्थिक स्तर अच्छा हो जाता। तो समाज में एक बहुत बड़ी समस्या ये रही है कि आप लोगों ने शक्तिमान नाम का एक सीरियल देखा होगा, उसमें एक अंधेरे का एक स्वामी होता था, सम्राट किल्विस। उसका क्या था, उसका बड़ा फेमस डायलॉग था, अंधेरा कायम रहे। तो ये जो इस मानसिकता के लोग रहे हैं, जिन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि अंधेरा कायम रहे, अशिक्षा कायम रहे, अज्ञानता रहे, गरीबी रहे, उससे उनको क्या लाभ होता है कि उनके लोग मिल जाएंगे अंधे की तरह वोट डालने वाले, भेड़ बकरियों की तरह उनके पीछे चलने वाले। यही सबसे बड़ी समस्या रही है। और इसी तरह के लोगों को शिक्षा से, परिवर्तन से, प्रगति से हमेशा कुंठित व्यक्ति को, संकोची व्यक्ति को, संकुचित मानसिकता के व्यक्ति को समस्या होगी। जिस व्यक्ति की मानसिकता संकुचित है, जो व्यक्ति धर्मांध है, जिसके अंदर कुंठा है, वो व्यक्ति हमेशा शिक्षा, प्रगति, आधुनिकता का विरोध करेगा। वो नहीं चाहेगा लोग पढ़ें, वो नहीं चाहेगा लोग आगे बढ़े, वो नहीं चाहेगा लोगों के पास शिक्षा पहुँचे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि फूलों के अंदर जो खुशबू होती है वो चारों दिशाओं में फैल जाती है, उसी प्रकार से शिक्षा, ज्ञान ऐसी चीज़ है, आज नहीं तो देर सवेर वो अपने आप लोगों के पास पहुंचेगा। चाहे तो आप जैसे लक्ष्य के स्वयंसेवक उसका माध्यम बने, चाहे किसी और संगठन के लोग माध्यम बने, चाहे सोशल मीडिया उसका माध्यम बने, चाहे टीवी उसका माध्यम बने, लेकिन ज्ञान और शिक्षा एक ऐसा दीप है जिसका प्रचार प्रसार समय के साथ होगा ही होगा। और आप उसकी कल्पना इस बात से करिए कि हमारे दादा और परदादा लोग अनपढ़ थे और अब हम लोग बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ करके हम लोगों ने हाईएस्ट एजुकेशन हासिल की है और नई पीढ़ी के पास भी और नई हाईएस्ट एजुकेशन हासिल करने का अवसर है। तो जो इस तरह के लोग हैं जो चाहते हैं कि लोग अनपढ़ रहें, गरीब रहें, ताकि मुझे वोट देते रहें, मेरे पिछलग्गू बने रहें, वो लोग हमेशा शिक्षा जैसी चीज़ों से विचलित हो जाएंगे। वो कहेंगे कि हमारे बच्चे तो पढ़ जाएं, हमारे बच्चे दुनिया भर में बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, विदेशों में पढ़ के आएँ, लेकिन जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, इनके बच्चे अनपढ़ रहें ताकि हमारी जिंदाबाद, हमारी मुर्दाबाद करते रहें। और पढ़े लिखे वर्ग का अगर आप दुनिया भर में बौद्धिक रिवोल्यूशन देखें, यूनान, ग्रीस से उठा करके आप देखें, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात को आप पढ़ लीजिए, जो अरब है, अरब वर्ल्ड में जो रेवोल्यूशन आया था, या रोम के साम्राज्य को आप देखिए, या जो यूरोपियन वर्ल्ड है, यूरोपियन वर्ल्ड में जो रेनेसां आया जिसको हम लोग पुनर्जागरण बोलते हैं, और उसके पुनर्जागरण के बाद वहाँ एनलाइटनमेंट आया जिसको हम लोग कहते हैं प्रबोधन। आप इन सारी चीज़ों का आप अध्ययन करेंगे या जापान की बौद्धिकता को आप देखेंगे तो दुनिया को और समाजों को बुद्धिजीवी वर्ग ने बदला है। पूरे के पूरे देशों को उन्नत उद्देश्य के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों ने बनाया है। ये जो गलत फहमियाँ हैं कि धर्मांध लोग, अंधभक्त लोग और संकुचित मानसिकता के लोग जो पॉलिटिक्स करते हैं वो देश को बदल देंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ, पूरे विश्व में कभी नहीं हुआ है। पूरे दुनिया का इतिहास है, आज तक का मानव सभ्यता को दशा दिखाई है, मानव सभ्यता को दिशा दिखाई है तो किन लोगों ने, जो प्रबुद्ध लोग हैं, प्रबुद्ध लोगों ने। आप भारत में नानक को देख लीजिए, गुरु नानक, भारत में रविदास को देखिए, संत रैदास, भारत में कबीर को देखिए, भारत में बुद्ध को देखिए, भारत में ज्योतिबा फुले को देखिए, भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखिए, भारत में स्वामी ब्रह्मानंद जी को देखिए। किसने दिशा दी है? अगर किसी समाजों में व्यापक परिवर्तन आया तो इन लोगों ने किया है। आप बताइए सरकारों के माध्यम से कितना परिवर्तन हुआ होगा? आज भी जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनके बारे में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उनके जीवन को, उनकी सोच को किसने बदला? सबसे पहले बुद्ध ने, फिर फूले ने, फिर अंबेडकर ने, बीच में एक नाम मैं भूल गया, संत रैदास, उन लोगों ने बदला है। तो हमेशा बौद्धिक वर्ग ही समाज का विकास करता है, उसका अगुवा होता है, उसका अग्रणी होता है, उसको सही दिशा दिखाता है। तो आप सभी लक्ष्य स्वयंसेवकों से भी मेरा कहना है कि आप लोग कभी विचलित नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप अंधकार के खिलाफ प्रकाश हैं। आप जो अंधेरा व्याप्त था उस अंधकार के खिलाफ आप एक प्रकाश की किरण हैं, और आप जहां पहुंचेंगे वहां से अंधकार गायब हो जाएगा, और जहां से अंधकार गायब होगा, जहां प्रकाश होगा, वहां सब कुछ अच्छा होगा। और इस प्रकाश की ऊर्जा, इस प्रकाश का प्रतीक है आपके पास शिक्षा। शिक्षा की रोशनी आप लेके जाइए। एक गरीब झोंपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी अपने बच्चे को फाइटर प्लेन चलाने का पायलट, अपने बच्चे को IAS, अपने बच्चे को डॉक्टर, अपने बच्चे को इंजीनियर का सपना देख सकता है, अगर हम ये ज्ञान की, शिक्षा की बातें वहाँ तक पहुँचा दें। तो चलिए आज हम लोग एक कविता शुरू करते हैं, और आप सभी लोगों के बीच के ही कवि हैं हमारे बीच में, उनकी कविता आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही मार्मिक, बहुत ही संजीदगी भरे शब्दों की कविता है, और वो कविता काफ़ी पहले उन्होंने लिखी थी, और कौमी एकता,
जिसकी मैं अक्सर बात करता हूं कि हम सभी लोगों को सामाजिक एकता के प्रति कार्य करना चाहिए। हम लोगों को कभी धर्म के आधार पर कभी किसी तरह की वैमनस्यता समाज में नहीं फैलानी चाहिए। हमारा कर्तव्य है पढ़े लिखे लोगों के नाते। तो हम लोग आज जो चर्चा करेंगे वो कौमी एकता, सामाजिक एकता की हम बात करेंगे। और आज हम लोग बात करने वाले BS राजपूत साहब, जो हमारे लक्ष्य महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, लक्ष्य महाराष्ट्र के संयोजक हैं। उन्होंने 2007 में एक कविता लिखी थी कौमी एकता यानी सामाजिक एकता के ऊपर। उन्होंने इसमें तिथि भी दी है 19 नवंबर 2007 में भगवान शरण राजपूत जी ने एक कविता लिखी थी। आज उस कविता का वाचन हम करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग BS राजपूत साहब का अभिनंदन करें और वो हमारे इस लाइव परिचर्चा में भी शामिल हैं और उनकी कविता हम लोग आज वाचन करेंगे। और आप देखिए कि आप लोगों के बीच में से ही कितने सारे टैलेंटेड, कितने सारे योग्य लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल पथरिया साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही कि लक्ष्य स्वयंसेवक दुनिया में शेर की तरह दहाड़ेंगे। बहुत अच्छी बात पथरिया साहब। और आप सभी लोगों का ये जोश, ये जुनून, ये जज्बा बना रहना चाहिए। तो मैं राजपूत साहब की जो कविता है उसका वाचन आरंभ करता हूँ। और आप सभी लोग अपने मध्य में जो कवि हैं उन कवि को आप लोग परिचित होइए, आप उनको देखिए क्या लिखा है राजपूत साहब ने कौमी एकता के ऊपर। बहुत ध्यान से सुनिए। आप सब लोगों में इस तरह की प्रतिभाएं विद्यमान हैं। आप सब लोग जो है तमाम तरह की, जैसे डॉक्टर चंद्रशेखर शास्त्री एक अच्छे कवि हैं, लोधी लाला भैया सिंह पन्ना युवा हैं लेकिन लिखते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं, वो सब लिख सकते हैं। तो आज हम लोग थोड़ी सी बड़ी है लेकिन बहुत अच्छी है और बहुत सारे शब्दों का, बहुत सारे प्रसंगों का उन्होंने उसमें उल्लेख किया है। हम लोग आरंभ करते हैं। कहाँ पर लिखी है कविता उन्होंने? क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भुसावल, मध्य पश्चिम रेलवे। संभवतः आपकी वहाँ ड्यूटी रही होगी मध्य रेलवे भुसावल केंद्र पर। तब उन्होंने कविता लिखी है भारत की एकता के लिए। और जैसा कि टीवी न्यूज़ पर आज का माहौल है, ऐसे माहौल में जो गंदी गंदी खबरें जो चलती हैं, जो देश को तोड़ने वाली, लोगों में वैमनस्यता, उन्माद पैदा करने वाली, मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया अगर आपको टीवी देखनी है ना तो लोकसभा टीवी देखिए, दूरदर्शन न्यूज़ देखिए, राज्यसभा टीवी देखिए, कोई फिल्म देख लीजिए। और अगर आपको खबरें चाहिए तो आप ट्विटर पे जा कर के कुछ जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है भारत सरकार के तमाम मंत्रालय की, उनको आप फॉलो कर लीजिए, फेसबुक देख लीजिए। लेकिन इस टीवी पर जो गुत्थम गुत्था और जूतम पैजार होती है, आप उसको अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ खबरें तो हैं कुछ, लेकिन खबरों के अलावा वो वहाँ पर इस तरह की मानसिकता चल रही है जहाँ लोगों के जो पर्सनैलिटी है उस पर्सनैलिटी को डिस्टॉर्ट, विकृत किया जा रहा है। और मैंने कल जागो लोधी ग्रुप में लिखा भी था कि वहाँ ज़्यादातर ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं उस ग्रुप में जो टीवी इत्यादि के न्यूज़ में आने वाली सनसनी वाली खबर को वहाँ से कॉपी करते हैं और डाल देते हैं। उनको जैसे लगता है कितना ज्ञान दे रहे हैं। अरे भाई, दुनिया जानती है उन चीज़ों को, दुनिया देख रही है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। हम लोगों को कभी सोशल ग्रुप में टीवी न्यूज़ इत्यादि के बारे में सनसनी वाली खबरें नहीं डालनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जोड़ने के बजाय तोड़ने का, नुकसान पहुंचाने का ज़्यादा काम करती हैं। और जैसा कि तथागत बुद्ध ने कहा है कि अगर नकारात्मकता का प्रवेश आपके व्यक्तित्व में हो गया तो आपको ये लगता है कि साहब मैं बहुत गाली गलौज करने वाला आदमी हूँ, मैं जो है उसको जवाब दे देता हूँ, मैंने जो है उसकी ऐसी तैसी कर दी। इस तरह के शब्द आपके अंदर आ सकते हैं। लेकिन आप ये याद रखना कि जो नकारात्मकता है वो नकारात्मकता सबसे पहले जिस आदमी के अंदर प्रवेश करती है उसको नष्ट करती है। और कोई भी चीज़ जो स्वयं को नष्ट कर दे, मुझे लगता है व्यक्ति को उससे बचना चाहिए। तो हमेशा याद रखें कि किसी तरह की वैमनस्यता, सनसनी, अतिवाद पैदा करने वाली, धर्मांता की इस तरह की चीज़ों को हम लोग सोशल साइट्स इत्यादि पर शेयर ना करें, अपलोड ना करें। अपन के पास बहुत सारे काम हैं, अपन रोजगार की बातें कर सकते हैं, एजुकेशन की बात कर सकते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को जान सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे रचनात्मक कार्य हैं, कुछ किताबें पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो कविता आरंभ करता हूँ और आपकी कविता को सुनने के लिए राजपूत साहब 56 से ज़्यादा लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। कविता है, भारत की एकता और अखंडता मजबूत बने इसका बिगुल बजाना है। भारत की एकता और अखंडता मजबूत बने इसका बिगुल बजाना है। राष्ट्र की विरासत और धरोहरों को हमें अक्षुण्ण बनाना है। भारत की एकता और अखंडता मजबूत बने इसका बिगुल बजाना है।
राष्ट्र की विरासत और धरोहरों को हमें अक्षुण्ण बनाना है। तो राजपूत साहब ने जो लिखा है, आप देख रहे होंगे कि संविधान में जब हम मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे थे तो उसमें था कि हम विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखें, राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें। तो संविधान में भी वही बात लिखी है जो राजपूत साहब अपनी कविता के माध्यम से कह रहे हैं। आगे क्या लिखा है? देश हुआ आजाद हमारा जब सबने मन में ठानी थी। देश हुआ आजाद हमारा जब सबने मन में ठानी थी। अंग्रेजों के छक्के छूटे कौमी एकता जानी थी। अंग्रेजों के छक्के छूटे कौमी एकता जानी थी। फिर से पुनः समय आ गया, हम सबको एक हो जाना है। फिर से पुनः समय आ गया, हम सबको एक हो जाना है। राष्ट्र की एकता और अखंडता मजबूत बने, इसका बिगुल बजाना है। तो ये शुरुआती जो उनकी लाइन है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता मजबूत बने, इसका बिगुल बजाना है। एक वक्त था जब लोगों के मन में अटूट देशभक्ति होती थी। एक वक्त था जब लोगों के मन में अटूट देशभक्ति होती थी। पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं भी देश रक्षा हेतु लड़ती थीं। एक समय था जब लोगों के मन में अटूट देशभक्ति होती थी। पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं भी देश रक्षा हेतु लड़ती थीं। माताओं को वीर भगत सिंह, आज़ाद शिवाजी प्रताप सरीखे पुत्रों की रचना और रचाना है। माताओं को वीर भगत सिंह, आज़ाद शिवाजी प्रताप सरीखे पुत्रों को रचना और रचाना है। भारत की एकता और अखंडता मजबूत बने, इसका बिगुल बजाना है। भारत की एकता और अखंडता मजबूत बने, इसका बिगुल बजाना है। भारत की माटी ने पूजा, देखिए कितने कितने अच्छे शब्दों का चयन राजपूत साहब ने किया है कि भारत की माटी ने पूजा संत रैदास, नामदेव, रहीम और मतवाली मीरा को। भारत की माटी ने पूजा संत रैदास, नामदेव, रहीम और मतवाली मीरा को। संत रसखान, महावीर बौद्ध और त्याग मूर्ति कबीर को। भारत की माटी ने पूजा संत रैदास, नामदेव, रहीम और मतवाली मीरा को। संत रसखान, महावीर बौद्ध और त्याग मूर्ति कबीर को। उनके पद चिन्हों पर चल के भारत को अखंड बनाना है। उनके पद चिन्हों पर चल के भारत को अखंड बनाना है। भारत की एकता और अखंडता मजबूत बने, इसका बिगुल बजाना है। भारत की एकता और अखंडता मजबूत बने, इसका बिगुल बजाना है। मदर टेरेसा को इस माटी ने भारत का रत्न का खिताब दिया। मदर टेरेसा को भारत की माटी ने भारत रत्न का खिताब दिया। उनके जीवन चरित्र से हमने सेवा का सुख जाना है। उनके जीवन चरित्र से हमने सेवा का सुख जाना है। भारत की एकता और अखंडता मजबूत बने, इसका बिगुल बजाना है। सत्य, अहिंसा और ईमानदारी का पाठ जब लोग पढ़ते थे, सत्य, अहिंसा और ईमानदारी का पाठ जब लोग पढ़ते थे, अपनों से ज़्यादा दूसरों के लिए कष्ट जब लोग सहते थे। जब लोगों के लिए सत्य था, ईमानदारी थी, तो अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए कष्ट उठाने के लिए तैयार रहते थे। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि सत्य, अहिंसा और ईमानदारी का पाठ जब लोग पढ़ते थे, अपनों से ज़्यादा दूसरों के लिए कष्ट जब लोग सहते थे, वही सच्चा जीवन सार है, यही हमें बतलाना है। वही सच्चा जीवन सार है, यही हमें बतलाना है। भारत की एकता और अखंडता मजबूत बने, इसका बिगुल बजाना है। उसके बाद आगे लिखा है, दशहरा रूपी पर्व पर हर वर्ष रावण को जलाया जाता है। दशहरा रूपी पर्व पर हर वर्ष
रावण को जलाया जाता है, अपने अंदर के रावण को स्वयं बचाया जाता है। भारत की यह कैसा नाटक है भैया, सबको अवगत कराना है। भारत की एकता और अखंडता मजबूत बने, इसका बिगुल बजाना है। भारत की एकता और अखंडता मजबूत बने, इसका बिगुल बजाना है। जगह जगह में कंस और रावण, उनका कैसा उपचार करें, जगह जगह में कंस और रावण, उनका कैसा उपचार करें। हिम्मत नहीं है कटु विरोध की, तो फिर अकाल मौत मरें। हिम्मत नहीं है कटु विरोध की, तो फिर अकाल मौत मरें। जरूरत आन पड़ी है फिर से, जरूरत आन पड़ी है फिर से, श्री राम और श्री कृष्ण को बुलाना है। भारत की एकता और अखंडता मजबूत बने, इसका बिगुल बजाना है। आगे, जाति धर्म की दीवार मिटा दो, बहुत अच्छी लाइनें हैं। जाति धर्म की दीवार मिटा दो, भारतीयता को पहचानो। जाति धर्म की दीवार मिटा दो, भारतीयता को पहचानो। यही स्वर्णमय अवसर है, मन में जब यह प्रण ठानो। यही स्वर्णिम समय है, अवसर है, मन में जब यह प्रण ठानो। देश धर्म की यही पुकार, दिल में सबको बिठाना है। भारत की एकता और अखंडता मजबूत बने, इसका बिगुल बजाना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अंतिम लाइनें हैं, बहुत सुंदर हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर सबको रहना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर सबको रहना है। इसी देश के लिए जीना है, यहीं पर सबको मरना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर सबको रहना है, इसी देश के लिए जीना है, यहीं पर सबको मरना है। आज हमें यह प्रण लेना है, वतन को सुदृढ़ और सुंदर बनाना है। भारत की एकता और अखंडता मजबूत बने, इसका बिगुल बजाना है। अंतिम दो लाइनें, शिकायत की गठरी न खोल के स्वागत योग्य सुझाव दें। नित्य प्रति स्वमूल्यांकन करते हुए अपने को पहचान दें। शिकायत की गठरी न खोल के स्वागत योग्य सुझाव दें। नित्य प्रति स्वमूल्यांकन करते हुए अपने को पहचान दें। स्वरचित काव्य पाठ में बीएस राजपूत जी की ओर से सभी को शुभकामनाएं हैं। भारत की एकता और अखंडता मजबूत बने, इसका बिगुल बजाना है। ये वहाँ उन्होंने लिखा है कि स्वरचित काव्य पाठ बीएस राजपूत जी की ओर से सबको शुभकामना है। भारत की एकता और अखंडता मजबूत बने, इसका बिगुल बजाना है। बहुत सुंदर पंक्तियाँ, देश काल, देश की एकता, संस्कृति को लिए हुए बहुत अच्छे शब्दों को आपने परोया है। हम लक्ष्य परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि इतनी सुंदर रचना आपने की, और आपकी इस योग्यता का और आपके इस टैलेंट का पूरे लक्ष्य परिवार और पूरे देश को पता चला। तो हम पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हमारे बीच में हरिमोहन राजपूत जी इटावा जसवंत नगर से हैं, उन्होंने हमको एक रचना भेजी है, कल हम उसका पाठ करेंगे। और मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि आप सभी लोग भी कुछ कुछ लिखते रहें। डॉक्टर नारायण पटेल जी ने कुछ लिखा है। नारायण पटेल जी, आप हमको अपनी रचना भेज सकते हैं, आपकी रचना का वाचन भी हम करेंगे, क्योंकि हम जो प्रख्यात कवि हैं देश भर में, उनकी रचनाएं हम लोग बोलते हैं। लेकिन यदि आप सभी लोग रचनाएं करते हैं, और रचनाएं करिए, लिखिए, अगर आप छोटी छोटी कविताएं भी भेजते हैं तो एक दिन में हम 3-4 लोगों की कविताएं भी ले सकते हैं, ताकि हमारी जो मौलिक प्रतिभा है, जो हमारी सृजनात्मक क्षमता है, वो लोगों को पता चले। तो पुनः मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत, खास करके राजपूत साहब को और आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हम सब लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री पूरन सिंह पटेल साहब ने कहा कि नशा मुक्ति, थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कार्यक्रम के अंत में। नशा मुक्ति, आपने देख लिया ना, कोरोना का जो लॉकडाउन है,
कोरोना का जो लॉकडाउन है वो पिछले लगभग 18-19 दिन से जारी है। कोई मदिरा नहीं बिक रही है, कोई दारू नहीं बिक रही है। इसका मतलब क्या है कि समाज में बहुत सारी बुराइयां थोपी जाती हैं। एक्चुअली अगर थोड़ा सा हम अनुशासन स्वयं से करें और थोड़ा सा अनुशासन अगर बाहर से लेके आएँ तो ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। आज देखिए, आज शराब की दुकानें नहीं खुली हुई हैं तो कहाँ लोग दारू पी रहे हैं? नहीं पी रहे, शराब नहीं पी रहे। तो इसका मतलब ये है कि उसके बिना भी काम बहुत आसानी से हो सकता है। जो मद्यपान की और नशे की प्रवृत्ति है, इस कोरोना लॉकडाउन ने हमको ये मैसेज दे दिया है कि इसको बहुत आसानी से छुड़ाया जा सकता है। इसके बिना लोग मर नहीं जाएंगे। आप देखिए, लोग आराम से रह रहे हैं, लगभग 18 दिन हो गए और अभी जो सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन कुछ और बढ़ेगा। तो कोई भी बुरी आदत अगर 21 दिन आप उस बुरी आदत का पालन नहीं करते हैं तो आमतौर पर वो ख़त्म हो जाती है, तो उसकी लत जो है छूट जाती है। तो मैं आप सभी लक्ष्य के स्वयं सेवकों से और तमाम जो है लोग जो इस लाइव सेशन में, सबसे ये भी निवेदन करूंगा कि हम लोगों के पास ये सही समय है कि हम मद्य निषेध को एक मूवमेंट के रूप में, एक अभियान के रूप में लें और जैसे ही लॉकडाउन खुलता है हम गांव-गांव जाकर के मद्य निषेध कराएं, लोगों को शराब पीने से इत्यादि व्यसन करने से, नशा करने से रोकें। ये क्योंकि इस समय एक सही समय है जहां लॉकडाउन ने ये दिखा दिया कि उसके बिना काम चल सकता है। कई बार लोगों ने देखा था कि गाँव में लोग बोलते थे कि साहब आदत पड़ गई है, लत लग गई है, छूट ही नहीं सकती है, आज उपलब्ध नहीं है, लोगों को नहीं मिल रही है, तो उसके बिना भी लोगों का काम चल रहा है। तो जो बुरी आदतें और बुरी चीज़ें होती हैं वो बेसिकली मेंटल होती हैं। अगर आपके मन में है तो वो रहेंगी और मन में नहीं है तो वो समाप्त हो जाएंगी। तो हम सब लोग इसका भी प्रयास करेंगे और का आप लोग पालन करिए पूरे तरीके से। मैंने कहा था आरोग्य सेतु ऐप है एक, जो बहुत सारी जानकारी देता है आपको। आप चाहें तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके सारी स्थितियों को आप समझ सकते हैं और अपना पूरा ख्याल रखिए और सब लोग मिलजुल करके समाज को आगे बढ़ाने का, शिक्षित करने का और सबके देखभाल करने का, सबकी सुरक्षा करने का। किसी को कोई परेशानी हो, मानव होने के नाते हम लोग उनका सहयोग करते रहें। तो आज की परिचर्चा को अब हम लोग विराम देते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा सेशन हो गया। मुझे लगता है लगभग 1.25 घंटे का हमारा सेशन होने जा रहा है। तो आप सभी लोगों ने बहुत मूल्यवान समय आज की इस परिचर्चा के लिए दिया और जो लोग नशा मुक्ति पर कविता लिखना चाहते हैं, मेरा आग्रह होगा कि कुछ लोग नशा मुक्ति पर कविताएं लिखें और वो कविताएं हमको भेजें ताकि उन कविताओं को हम लोग जनमानस तक पहुंचाएं और उसके माध्यम से लोगों को ये समझाने का प्रयास करें कि लोग ये जो सारी चीज़ें हैं उनसे दूर हों। तो चलिए साहब, आज हम लोग अपने संविधान की अमृत कथा के वाचन को यहाँ विराम देते हैं। शाम को हम सभी लोग मिलेंगे भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य के ऊपर, मौर्य साम्राज्य और सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य इत्यादि की चर्चा करेंगे। मेरा आप लोगों से सिर्फ छोटा सा एक आग्रह ये है कि आप दुनिया भर के लोगों को पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा स्वामी ब्रह्मानंद जी, स्वामी केशवानंद जी, कम से कम 2 लोगों को तो आप पढ़ लीजिए। अगर 2 लोगों को आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को, समझने को आएगा। हम लोगों को दुनिया भर के इतिहास पढ़ने के साथ साथ अपने महापुरुषों के बारे में हमेशा पढ़ना चाहिए। अपने महापुरुषों के बारे में हमेशा हमारा ज्ञान अपडेट रहना चाहिए। तो आप लोग थोड़ा सा समय निकाल करके इनको पढ़िए। शाम 7:30 बजे इतिहास की चर्चा में आपसे पुनः मिलते हैं मगध साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।